बट कुछ कुछ फैक्ट्स जो टाइटैनिक के एक्सीडेंट से है कि उस दिन टाइटैनिक सैंक इन 1914 14th ऑफ अप्रैल मैसेज आया था दूसरे शिप से कि they have sighted an iceberg in that area. I have seen mariners keeping God's idol on the wheelhouse or praying while crossing the Biscay. So do we have more bigger ship than Titanic itself? आपने शायद मूवीज में देखे होंगे कि सी डायमंड जैसा जगमगा रहा है, या फोटोज देखे होंगे तो आप लोग को लगा है कि ये तो ऐसे VFX से एक फैंटेसी बना दिया. Share that there is one more article which is also very complicated. It is regarding wormholes. They were saying that some of the sightings of the flight 19s are still seen till present date. So like black holes absorbs light, wormholes absorbs time. If shipping stops, half the world will die of. Hello, this is Ankit from Pioneer Public School and I welcome you all at PWP. Today's podcast is mostly rather for two kinds of people. One who loves adventure and second for the one who are merchant navy aspirants. आई एम श्योर आपने रिकैप में देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हाउ टू सर्वाइव इन स्टॉर्म. आपको पता है कि यू आर स्टार्टिंग अ वॉयज एंड देन टेंस ऑफ स्टॉर्म वन आफ्टर द अदर, जिनको आपको एम्ब्रेस करना है, जिनको आपको निकलना है. यू हैव दिस पायरेसी, देन यू हैव दिस बर्मुडा ट्रायंगल एंड ऑल्सो सम स्पूकी नाइट्स. हाँ, यू थॉट इट राइट, वो हॉरर कहानियाँ, राइट. एंड एज अ मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट यहाँ पर आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वहाँ पर खाने का व्हाट इज द सीन अबाउट द वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वहाँ पर आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, किस टाइप का काम है, व्हाट्स योर पे स्केल, डज इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस यू फॉर दैट, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. सो to answer all these questions we have Nilesh Mukherjee, who is a chief officer but holding a captain's license, and he also has been serving into this industry since last 15 years. And the show would be hosted by two pioneerites, Ayush Gopawat and Daksh Rimali. So let's start the voyage with them. Thank you. Namaskar sir, we welcome you from Pioneer's behalf. So let us start the adventurous voyage. First of all, good morning to you and namaskar to everyone. Thank you for giving me the opportunity to share my thrilling experience at sea, which I've been experiencing since 2009. I'm at sea for the past 15 years. One of the very tragic and sad incident in shipping history was sinking of Titanic, sir. Who do you believe was at fault for Titanic sinking, sir? That night, it was a clear night, but जो लोग उस टाइम जिनका ड्यूटी था कि रिपोर्ट करना, they might have delayed in sighting the iceberg. आइसबर्ग साइट करना भी कोई आसान चीज़ नहीं है इन अ पिच डार्क सिचुएशन, जो मैं आपको बोला कि अंधेरा है और उसमें आपको एक आइसबर्ग साइट करना, तो इट इज़ ऑल वेरी सिचुएशनल. बट मैं कुछ चीज़ें बोल सकता हूँ कि वो आज के डेट में अगर टेक्नोलॉजीज वैसी होती तो शायद टाइटैनिक जैसा सिचुएशन नहीं होता. जैसे कि आज के डेट में वी हैव आइस रेडार्स, जिससे आप ब्रिज व्हील हाउस में बैठ के ये देख सकते थ्रू योर रेडार कि आपके ट्रैक में कोई बड़ा आइसबर्ग है कि नहीं. तो उस ज़माने में जो कि हमने फिल्मों में देखा कि वो तो विजुअली उनको पता करना पड़ता था. अभी आपको मॉनिटर में मिल जाएगा कि आइसबर्ग है कि नहीं. कुछ फैक्ट्स जो टाइटैनिक के एक्सीडेंट से है कि उस दिन टाइटैनिक सैंक इन 1914 14th ऑफ अप्रैल सुबह 9 बजे उस टाइम उनको एक मैसेज आया था दूसरे शिप से कि they have sighted an iceberg in that area, but somehow the Titanic's staff they overlooked that message. तो आज के डेट में अगेन आई विल एसोसिएट कि आज के डेट में भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि कहीं पे आइस दिखा है, कोई आइसबर्ग दिखा है, एंड वी टेक ऑल दोज मैसेजेस वेरी सीरियसली. हम लोग स्पीड रिड्यूस कर देते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा लुकआउट रख देते हैं. तो ये सब एक्शन शायद उस ज़माने में नहीं लिया गया, या फिर उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया कि भाई ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है. प्लस आप लोग को ये भी पता होगा कि टाइटैनिक वाज इन हर फर्स्ट वॉयज एंड इट वाज लाइक ए वेरी हाइप्ड शिप कि इट इज़ इन अनसिंकेबल एंड ऑल द मिलियनर्स वेर ट्रेवलिंग इट. तो उनको शायद कुछ रिकॉर्ड भी बनाना था कि मेरे को स्पीड रिड्यूस नहीं करना है, एंड आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग शिप बिटवीन यूरोप एंड USA. तो इट ऑल कंपाउंडेड टू द प्रॉब्लम. प्लस उसमें इतनी जाने भी इसलिए गई क्योंकि अगेन दोज डेज रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि आपके पैसेंजर्स जितने हैं क्या उतने कैपेसिटी का लाइफ बोट था उस जहाज़ में. नहीं, टाइटैनिक्स कैपेसिटी वाज अराउंड 3300 पीपल, जबकि लाइफ बोट का कैपेसिटी सिर्फ 1100 का था, 1/3 का था. तो अगर ऐसा सिचुएशन आता भी है कि शिप को अबंडन करना पड़ रहा है, देन देयर आर लाइफ बोट्स टू सेव योर लाइफ. Sir, like you mentioned, the capacity of lifeboats was only 1100.
Why so they should have kept it as equal as that? Why did they keep it so low? यस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि उस टाइम में लाइव बोट रखने को ऐसा सोचा गया कि दैट विल रिड्यूस द ब्यूटी ऑफ द शिप सो दे प्रायोरिटाइज्ड द Beauty शो over lives. ब्यूटी ओवर सेफ्टी दे थॉट कि ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं और ये सब क्या होता है रूल्स पे भी बेस्ड होते हैं आज के डेट में कोई ऐसा शिप नहीं बना सकता जो ऐसा कम लाइव बोट लेके निकल सके तो दोज डेज रूल्स वेर नॉट सो स्ट्रिक्ट कि आपको इतना लाइव बोट रखना ही है एल्स यू कैन नॉट सेल आउट द शिप सेल्ड आउट विदाउट फोर्सिंग दिस इवन जो फैक्ट है कि जो हर लाइव बोट का कैपेसिटी था दैट वाज 65 पर्सन्स पर लाइव बोट जो जबकि वहाँ पे लाइव बोट भी 28 से 30 लोग ही भरे थे तो that was also not utilized to their full capacity so that added to the loss of life sea water temperature that night was around -2 degrees Celsius and that is enough to cause hypothermia is fall of the body temperature and अगर less than 35 core body temperature हो जाता है तो आपकी डेथ हो जाएगी तो maximum number of people died in the Titanic incident due to hypothermia and cardiac arrest. Can now today every ship has to have equal amount of lifeboats for the यस सो शिप की जितनी कैपेसिटी होती है उतने कैपेसिटी की लाइफ बोट होनी चाहिए नॉट ओनली लाइफ बोट्स देयर आर लाइफ राफ्ट्स ऑल्सो कि हो सकता है कि आपका लाइफ बोट ही में ही आग लग गया है या फिर आपका लाइफ बोट ही डैमेज हो गया है तो इवन फॉर दैट देर इज ऑल्टरनेटिव देर आर लाइफ राफ्ट्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू द कैपेसिटी जितना होना चाहिए तो देर आर एंड दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ए शिप कैन नॉट सेल्ड आउट विदाउट दिस लाइफ बोट्स और इवन अगर उनका चेक्स होता है अगर वो फॉल्टी भी हो गए तो भी शिप को डिटेन किया जाता है अनलेस वी रिपेयर इट एंड देन ओनली वी कैन सेल आउट सो द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई sir? Is that iceberg still there from which the Titanic sank? I have read that somewhere ki they have found something, but again I cannot comment on that. But what I will say is I was on that position exactly 100 years after the incident in 2014, 14th of April. But the surprising thing which I saw there was that there was no ice left in that region. So this is also shows the effects of global warming. दैट जहाँ पे 100 साल पहले आइस के मैसेजेस आ रहे थे एक पूरा का पूरा 270 मीटर का जहाज ही डूब गया इतने लोगों की जानें चली गई आज के डेट में सेम डे 100 years later it's like a plain ocean. Completely plain. Yes. Sir, wasn't it so frightening that you know that you are on the place where Titanic sank and there are hundreds of bodies buried beneath वो you? एक ग्रेवयार्ड जैसा है एंड इट इज़ अ वेरी सैड मेमोरी फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो कि आई एम इन दैट पोजिशन एग्जैक्टली 100 years फ्रॉम नाउ सो इट वॉज ए वेरी इमोशनल मोमेंट ऑल्सो कि मैं सच ए ट्रेजिक इंसिडेंट टुक प्लेस इन दैट सेम एरिया एंड सच थिंग्स शुड नेवर बी रिपीटेड. Sir, as the sinking of Titanic took place on 14th of April 1914, so sir, when was the remains of the Titanic, found? Yes, so it's a very good question. The remains of the Titanic was first found in 1985 by a Took a lot of years. Yes, so the main reason was that the wreckage of Titanic was 5 kilometers below the sea level. So again, to develop that technology, to take a capsule down there, to search for it, was built much later. And then it's not an easy job. It's समुंदर में तिनके को खोजने जैसा है कि उतने बड़े ओशियन में इवन लेट्स से द लेटेस्ट केस ऑफ मलेशियन एयरलाइन डिसअपियरेंस वो भी शायद किसी दिन मिलेगा बट इट विल टेक टाइम बिकॉज द सी इज़ वास्ट ओशियंस आर वास्ट एंड अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या कुछ डिसअपियरेंस होती है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड देम. Sir, with the modern technologies and the modern safety measures, can an incident like Titanic happen again? Do you think? It should not happen, but yes, it can happen. It can happen due to a lack of monitoring. It can happen due to human error. It can happen if somebody is fatigued and not in a situation to navigate that ship. Like the MV Delhi case we had right now. MV Delhi was is under investigation, but as you must have seen that it struck a bridge in Baltimore and the entire bridge fell off. Luckily, the loss of lives were there, but it was very minimum compared to the gravity of the situation. In fact, हमारे ship में एक practice है to report near miss. Near miss is like a situation before an accident. जैसे आइसबर्ग का एग्जाम्पल ले लेते हैं. आइसबर्ग आप लोग को शायद पता होगा कि हम लोग को जो सरफेस पे जो दिखता है दैट इज ओनली द टिप. वो शायद 5% भी नहीं है. असली प्रॉब्लम तो
बिलो है। तो हम लोग भी नियर मिस का जो हम लोग निकाले हैं शिप पे, जो कि है बहुत पॉपुलर है, कि वी ट्राई टू रिपोर्ट, एनकरेज क्रू टू रिपोर्ट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स जो कि एक्सीडेंट में नहीं बदला है, तो वो हमको रिपोर्ट करता है, एंड वी मेक श्योर कि ये छोटी छोटी बातों को हम कंट्रोल करके कोई भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट ना होने दें. So coming back to the topic, size of Titanic, sir, because Titanic is now a reference point for ships. Titanic is now like synonym of giant now. So do we have more bigger ship than Titanic itself? तो जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे भी टाइटैनिक ही याद आ रहा था, और वो बट फिर देन आई रियलाइज नाउ कि लेट मी गिव यू अ कंपैरिजन. द हाइट ऑफ आईफल टावर इज 312 मीटर्स. टाइटैनिक्स लेंथ वाज 269 मीटर्स. उसका ब्रेड था 28 मीटर्स और उसका हाइट था 32 मीटर्स. इट वाज 7 स्टोरी. इट वाज क्वाइट अ बिग शिप. बट आज के डेट में जो सबसे बड़ा क्रूज शिप है उसका नाम है आइकन ऑफ द सीज. इट्स लेंथ इज 364 मीटर्स, ब्रेथ इज 66 मीटर्स, और वो 20 स्टोरी का है. तो एंड ये तो क्रूज शिप की बात हो गई, और इससे भी बड़े हैं कार्गो शिप्स. कार्गो शिप्स अभी MSC इरिना है विच इज़ अराउंड 400 मीटर्स. एंड अभी एक सुपर टैंकर था जो कि अभी स्क्रैप हो गया है. द लेंथ ऑफ दैट वाज 458 मीटर्स. तो कंपेयर टू प्रेजेंट डे शिप्स, टाइटैनिक इज ए मॉडरेट साइज शिप. बट क्योंकि हम लोग के पिक्चर में ही माइंड में बन गया है कि टाइटैनिक था, तो वी थिंक दैट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स. बट for that era it was a very big ship, but compared to today's era it was not so big. So, talking about another mysterious place in the oceans that embraces everything negatively, that's Bermuda Triangle. And it's a major distraction for the airways as well as the waterways. So, sir, what in your opinion, what is Bermuda Triangle? First of all, I have crossed the Bermuda Triangle n number of times, Okay. and nothing happened to me. I am sitting in front of you. So first of all, in the 1960s, there was a magazine which published some of the disappearances which were true. In the 1900s, early 1900s, about 50 ships and 20 aircraft have disappeared from that area. And this magazine has brought it up. And since then, this area has become a very interesting topic for everybody. The thing mysterious is because the wreckage of the disappearances have not been discovered. But as I said, even Titanic took 70 years to be found. So you never know. As per my knowledge, why those were not found, the biggest reasons are the triangle. I will first tell you the geography of the triangle. It is the triangle, the three tips are Florida, Bermuda, and Puerto Rico. So in between these, the Puerto Rico Trench, which is almost 8,380 meters deep, lies. So again, if some ship sinks or any aircraft falls, to detect it, it is a big challenge. Plus, one of the fastest currents in the world. You know about ocean currents, right? The Warm surface- ocean and cold ocean. Yes. So the fastest ocean currents in the world, called the Gulf Stream, travels through that area. So what happens if any wreckage is there? It will be moved away from that area, and maybe it will drift towards South America. Also, this region is very notorious for its storms. The tropical revolving storm in the Gulf of Mexico and the US coast is very, very dangerous. And a lot of accidents have taken place in the past and in the nearby also because of this stormy nature. But again, as I said, as a mariner, we are trained to dodge it. So I have been in the Bermuda Triangle. We had storms there, but we have effectively dodged it. So So these are what the happens in Bermuda Triangle? How does it embrace you as my? there are two incidents which are very popular in the Bermuda Triangle. One was of a US Navy ship, and one was called Flight 19. It was a group of 5 US aircrafts. So both the incidents talks about anomaly in their magnetic compass. If you read the magazine article which I am talking about, it says that the flight captain reported that the sea is not looking at it as it should look, and the magnetic compass is behaving very erratic. So these are the only hints which is there. Also, I will, but again, this is all based on very few theories or very few sightings, and these are not yet confirmed. So what are the theories you believe in most, which you think is close to reality? अगर आप सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहेंगे या फिर जनरली भी आप बर्मुडा ट्रायंगल को स्टडी करेंगे, तो इट इज़ ओवर राइट. ऐसे बहुत सारे डेंजरस सिचुएशंस होते हैं, कहीं भी हो सकता है. बट ये है कि क्योंकि वहाँ पे वो आर्टिकल था, तो
लोगों को बहुत फैसिनेशन हुआ और क्या हो रहा है, like everything is vanishing, how करेक्ट did इट इज लाइक इट वाज इन द न्यूज एंड पीपल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट और इसका बहुत न्यूज में आ गया. Sir, as you said, Bermuda Triangle is overhyped. What are few other places that do the same and are not in our knowledge yet? So it is North Atlantic is a very dangerous area. South of South Africa is a very dangerous area. Even अगर आपने पढ़ा होगा 4 or 5 years back, स्विस कनाल में एक शिप स्टक हो गया था एवर गिवन. तो any shipping lane in the world is challenging if if the ship is not navigated properly. Blessing as per me. So one more question I had was regarding storms. It might be hard for you to explain and would certainly be hard for us to understand. But how do you feel in a deck while you are undergoing a storm, sir? जैसा कि मैंने बोला कि डेक पे तो जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग ए स्टॉर्म बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग रिस्क. लोग डेक पे गए हैं और वॉश अवे हो गए बाय वेव्स और वो मिले नहीं है फिर. नॉट ओनली दैट, आप अंदर पे ही हम लोग तब जॉब्स अलॉट कर लेते हैं. अंदर के भी बहुत काम रहते हैं. एकोमोडेशन के अंदर एकोमोडेशन की सफाई हो गई, एकोमोडेशन के कुछ इक्विपमेंट्स हैं उनका मेंटेनेंस हो गया. प्रॉब्लम बहुत आता है जो लोग खाना पकाते हैं उनको भी. शिप हिल रहा होता है तो उनको फ्राइंग कुकिंग में प्रॉब्लम आता है. तो ऐसा भी हुआ है कि 8-10 दिन स्टॉर्म से निकल रहे हैं और सिर्फ खिचड़ी खाए हैं लोगों ने. Sir, a ship is going like 45 degrees this way, 45 degrees this way. So don't you guys just go this way completely swept away, then coming here, like यस, इनफैक्ट जो कि मैंने बोला कि बेड पे तो सो ही नहीं सकते. मैं लोगों को ये भी देखा हो कि लोग अपने आप को बांध के सोए हैं या फिर कैसे भी नींद बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशंस में. इनफैक्ट जो अपने आपके जो केबिन के जो फर्नीचर्स है ऐसा लगता है कि वही मेरे को आके हिट ना कर दे, उनको भी सिक्योर करना पड़ता है. इनफैक्ट जब मैं घर पे आता हूँ, इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग टू सिक्योर थिंग्स इन ए शिप. जैसे आपने टेबल पे कोई एक ग्लास रख दिया, जब मैं शायद शिप से 1-2 दिन में आया तो मेरे को शायद वो देख के 2 मिनट के लिए डिस्कम्फर्टिंग लगे कि कुछ गड़बड़ है बिकॉज माइंड उस तरह से ट्रेन हो गया होता है. मेरे लिए सब कुछ जो है शुड बी सिक्योर्ड बिकॉज मेरा माइंड उस पर चल गया है कि शिप कभी भी रोल हो सकता है और कुछ भी गिर सकता है, कुछ भी किसी को हिट कर सकता है. तो एक बहुत बड़ा हमारे लाइफस्टाइल में रहता है कि एवरीथिंग शुड बी सिक्योर्ड फॉर रोलिंग एंड पिचिंग. तो जब मैं घर पे भी आता हूँ तो मुझे कुछ भी एज पे दिखता है तो मेरा माइंड 2 मिनट के लिए भूल जाता है कि मैं लैंड पे वापस आ चुका हूँ. sir, at last, can you share a interesting story that you had in your sea, sir? You or your crewmates, your seniors? There are a lot of things. Okay, let me just recall. Most interesting story was when I first crossed the equator. So again, I was not expecting. मैंने सुना था कि इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी होती है. अगेन सो ये तो इमेजिनरी लाइन है बट फिर भी लग रहा था कि कैप्टन बोला है तो कुछ सही तो बोला होगा. दे हैड अ गुड लाफ अबाउट इट. फिर चालू हुए कि क्या क्या सेरेमनी होगा तो वो लोग पूरा ड्रेस पहन के आए. कोई सी गॉड बन के आया, कोई सी गॉडेस बन के आया. ऑल माई क्रू वेर मेल ओनली बट सब वहाँ पे ड्रेसअप किया अजीब तरीके से. फिर माई हेड वॉज शेव्ड हाफ, आधा टकला किया गया. फिर उस पर अंडे फोड़े गए. देन आई वॉज मेड टू ड्रिंक. एक ड्रिंक बनाया उन्होंने जिसमें सारे 7 दिन पुराने फूड वेस्ट थे जिसमें जूस पानी पता नहीं क्या क्या डला हुआ था. और दैट वाज लाइक फिर उसको मेरे को उनको कोई बूट था उसमें बूट में डाल के उससे पीना पड़ा. तो इट वाज लाइक ए स्मॉल टाइप ऑफ रैगिंग जो कि एक फनी वे में था. और फिर हम लोग को पूरा शिप में वैसा टकला करके पूरा शिप का राउंड लेवाया गया एंड फिर हमको सर्टिफिकेट भी दिया गया विच आई हैव. मे बी आई विल शेयर एंड यू कैन शो इट विद द पॉडकास्ट कि इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी एंड द गॉड हैज अप्रूव्ड मी टू सेल इन दिस ओशन. It gives goosebumps to mariners. So do they actually loot the way we see in movies? Yes, it's a harsh reality. In movies, it is projected as an entertainment, but for us, it is one of the biggest challenges in the shipping industry. The piracy in Somalia, west of Africa, in Malacca Straits are a big problem, and IMO, the Indian DG Shipping, are giving us regular updates, circulars, and advices on how to tackle it. The biggest example, I will talk in layman terms only, that the biggest example is through a Hollywood movie, Captain Phillips by Tom Hanks. If you see the movie, the film is also shot in the ship which got attacked. The name of the ship was Merck's Alabama, and the pirates attacked that ship. They took the people in hostage. They took the captain in hostage. There was a big combat between the U.S. Navy and the pirates, and finally the pirates got captured and they were punished in the U.S. jails. The biggest thing which I feel in piracy is
that unlike a warship, the merchant ships do not carry weapons. For us to deal with piracy, we have some techniques like we set jet water hoses all around the ship. We fence the ship with barbed wires before we enter any piracy prone areas. We have some other techniques like citadel. We have a designated area on the ship and a designated code. Suppose the officer in the bridge, the wheelhouse, we call it bridge, sights a pirate boat approaching us. He will give us a secret code in the walkie-talkie system. Let's say for Black Rose, Black Rose, Black Rose, and that secret code is an indication to all the crew to proceed to the citadel. So the main idea is not even a single crew should get caught by the pirates, because once they are caught, then we are in a situation of hostage. So the main idea is if we sight pirate, we start the water spray guns, we make sure the barbed wire are okay before entering, we make sure all the doors are closed, we make sure that we have a secret code. Once the secret code is there, we proceed to the citadel, we lock ourselves. There is a satellite phone kept in the citadel through which we contact the navy, and then they come to rescue us. In the citadel, we also have food and water, because we don't know that maybe for how many hours or maybe how many days we will be trapped there. And so this is all very well trained, very well documented, and very well planned. We do drills on board ship for such situations, and we are always prepared. But still, एज आई सेड दैट मिस्टेक्स हैपन, और जब हम लोग का ऐसा सिचुएशन आता है तो ऐसे भी हुए हैं लोगों के साथ कि वो फंसे हैं और महीनों, इवन 1-1.5 साल तक भी सोमालिया में वो लोग कैप्चर्ड थे, उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, ये हुआ है, और वो लोग इतने खौफ में हैं कि वो वापस शिप में ज्वाइन ही नहीं किए. तो इट्स अ वेरी ड्रेडफुल सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है. इनफैक्ट अभी भी नॉट इवन पायरेट्स, अभी अब अगर आप लोग देखेंगे ये जो इसराइल और यमन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो रेड सी में अभी जाना भी बहुत डेंजरस हो गया है. नाउ द शिप्स आर गेटिंग टारगेटेड बाय ड्रोन्स, फ्लाइंग ड्रोन्स. वो फ्लाइंग ड्रोन्स में मिसाइल होते हैं जो कि शिप को हिट कर सकते हैं. या फिर अभी यमन वगैरह के उन्होंने कुछ बोट्स डेवलप किया अनमैन्ड, जिसमें बॉम्ब्स रहते हैं, और वो लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं और वो आके आपका शिप को हिट कर सकते हैं. तो अगेन दिस आर ऑल चैलेंजेस. मूवीज़ में देखना तो बहुत फनी और एंटरटेनिंग लगता है, बट एज ए मरीनर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. True, sir. It is quite scary that you are already trained to face them. You are already told that you will be facing few problems. The second question that we have is, what are the ways they choose to enter your ship? सो हाउ दे एंटर आवर शिप इज, एक तो ये होता है कि एक नॉर्मल मर्चेंट शिप का मैक्सिमम स्पीड होता है 20 नॉट्स. 20 नॉट्स इज लेट्स से 38 किलोमीटर्स पर आवर. अभी उनके पास होते हैं स्पीड बोट्स. तो जनरली व्हाट दे विल डू इज, और शिप पे क्या होता है, हम लोग एक तो विजुअली आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरा रेडार से आइडेंटिफाई करते हैं. तो वो लोग पीछे से अटैक करते हैं जनरली. तो पीछे क्या होता है, रेडार का एक ब्लाइंड सेक्टर भी होता है, जिससे कि उनको पता है कि नहीं, वो लोग शायद ना डिटेक्ट कर पाए, और वो लोग रात को ज़्यादातर अटैक करने का ट्राई करते हैं. एंड देन दे विल ट्राई टू चेज द शिप. एक बार शिप के पास लग गया तो मैंने आपको अभी बोला कि बार्ब्ड वायर लगा रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू पुट ए लैडर इन द रेलिंग ऑफ द शिप. शिप का हाइट काफ़ी रहता है, पानी से ऑलमोस्ट 15-20 मीटर्स का हाइट रहता है, बट दे आर वेरी वेल ट्रेंड एंड उनका बहुत अच्छा प्लानिंग है इस सब में, और उन लोग बार्ब्ड वायर वगैरह से भी डरते नहीं है. तो इसीलिए हम लोग वो जेट गन वगैरह का जो है सोल्यूशन निकाले कि कम से कम उसके वाटर के फोर्स से वो थोड़ा दूर जाए. जो मैं मूवी का रेफर दे रहा हूँ उसमें भी एग्जैक्टली ये सीन है कि कैसे वो लोग बोर्ड किए थे. तो वो लोग शिप के पास आते हैं, वो लैडर को कैसे भी वो लगाते हैं और उसके थ्रू चढ़ते हैं. तो एक और टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं इज कॉल्ड जिगजैग मैनूवर. तो शिप क्या करता है, अपना हेडिंग कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, ताकि उस मोमेंटम से भी उसको वो लैडर लगाने में टाइम लगे. हो सकता है कि वो लगा ले, बट जितना हमको टाइम मिलता है उतना ही, जो मैं बोला कि हमको सिटाडेल तक जाने का टाइम मिलेगा और हॉस्टेज सिचुएशन से हम बच पाएंगे. Sir, so do you ever try to bargain with the pirates that you can take this and leave us? Luckily, I never tried because I never faced such a situation by God's grace. But जितना मेरे को पता है एंड ऑल है कि दैट इज़ द ओनली सिचुएशन. अगर आप हॉस्टेज सिचुएशन में आ गए हैं, आप उनसे कॉम्बैट नहीं कर सकते. ये हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हमको उनसे कॉम्बैट नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन फॉर कॉम्बैटिंग. या तो हमको सिटाडेल में जाके हॉस्टेज सिचुएशन अवॉइड करना है, बट इफ़ वी आर गेटिंग कॉट वी डू नॉट हैव टू कॉम्पैट, वी हैव टू गेट इनटू ए डीलिंग सिचुएशन. मोस्टली लेट्स से मलक्का स्ट्रेट में जो पायरेसी होता है उसमें दे आर लाइक रॉबर्स.
they will try to loot the ship and then they will go away if we are not इंटरफेयरिंग विद दैट. हो सकता है कि हम ज़्यादा इंटरफेयर करें और किसी की जान भी चली जाए, विच वी ट्राई टू अवॉइड. और जो सोमालिया पायरेट्स है, देयर आइडिया इज टू हाईजैक द फुल शिप एंड देन आस्क फॉर द रैंसम. तो वो वाला सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो जाता है. Sir, if the pirates loot you and they take away the goods from you, so who is liable for that losses? इफ़ द पायरेट्स लूट अस एंड टेक अवे द गुड्स, तो डेफिनेटली हम जब किसी भी पायरेसी प्रोन एरिया में जाते हैं, जैसे एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, शिप का भी इंश्योरेंस होता है. तो जब हम इस ऐसे एरियाज में जाते हैं, हमारा प्रीमियम जो है शिप का वो बढ़ जाता है, बट एवरीथिंग इज़ इंश्योर्ड. तो जब हम पायरेसी में भी कुछ फंसता है कंपनी, जो अगर उसका लॉसेस होते हैं, तो इट इज़ ऑल कवर्ड. देर इज स्ट्रिक्ट रूल्स कि अगर पायरेसी एरिया में कोई क्रू स्टक हो गया है, उसको महीनों तक उन्होंने कैप्चर कर रखा है, वहाँ पे वो फंसा हुआ है, तो उसकी सैलरी तक नहीं रुकती है. ही इज़ पेड फॉर दैट ऑल्सो. तो दिस इज़ ऑल वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड और एवरीथिंग इज़ इंश्योर्ड. सैलरी इज़ नॉट स्टॉप्ड. तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होता. Sir, to my knowledge, one country's subcontinent ends at 1200 nautical miles. And beside that, it is no man's land. And if pirates take away the loot, will the country be liable for the loot? Like, will they cover the loot of the company or the loss of the company? Or the captain or the crews will be liable for that? फॉर एनी पायरेसी अटैक कोई भी क्रू को लाइबल नहीं कर सकता. इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. जो आपने 1200 नॉटिकल माइल्स का जिक्र किया, इट इज़ एक्चुअली 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंडर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है किसी भी कंट्री का. विद इन 12 माइल्स तक उसका क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का वो रहता है. बट जो कि मैं कह रहा हूँ कि इन ए कंट्री लाइक सोमालिया वेयर देयर इज़ नो लॉ, उसको उसमें वो 200 माइल्स पे कर रहा है, 12 माइल में कर रहा है या 500 माइल में कर रहा है, No one is to govern them. नो वन इज टू गवर्न देयर. बट कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, स्पेशली आफ्टर द केस ऑफ मस्ट एलाबामा, जिसमें ये अलाउड है कि कोई कंट्री जो इफेक्ट हो रहा है, जैसा कि यूएसए ने किया था, दे कैन कैप्चर द पायरेट एंड पनिश हिम अंडर इट्स लॉ. तो अभी जो सोमालिया का पायरेट को कैप्चर किया था, यूएसए नेवल फोर्सेस कैप्चर्ड हिम, दे टुक हिम टू यूएसए एंड दे पनिश्ड हिम एज पर देयर लॉ. Sir, as we are talking about pirates, that is like a nightmare for the mariners. So, sir, now let's talk about the nights. How do they feel in the ship? The nights, the sea is so calm. How do you feel when you are sailing through the night? First of all, the sea is seldom calm. Sea is 90% of the time it is rough. Okay. तो नाइट की बात मैं शायद बहुत सारे अपने फ्रेंड से बात किया हूँ, एंड सिर्फ 5 लाइटें जलती है छोटी छोटी, जिनके कुछ विजिबल रेंजेस है, जो कि टेक्निकल है, जो कि मैं नहीं जाऊँगा. अब इन लाइट्स की रेंजेस है, इन लाइट्स के एंगल्स है, और बाकी पूरा का पूरा डेक अंधेरा रहता है. कारण यह है कि जब हम कोई और शिप मुझे देख रहा है, तो ये लाइट्स के रेंजेस और एंगल से वो पता लगा सकता है कि मेरा शिप किस टाइप का शिप है, किस लेंथ का शिप है, और मैं मेरा हेडिंग कैसा है, उस हिसाब से वो एक्शन लेगा. अगर इफ़ द ऑल द लाइट्स ऑन द डेक्स आर ऑन ऑफ ए शिप, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर शिप टू जज द अबव फैक्टर्स व्हिच आई जस्ट सेड. तो इसीलिए जब मैं दोस्तों को बताता हूँ, वो बहुत सरप्राइज होते हैं कि अरे तुम लोग अंधेरा करके चलाते हो, बट दैट इज़ द फैक्ट. हम लोग पूरा का पूरा पिच डार्क करके ही जहाज चलाते हैं. इनफैक्ट अगर किसी केबिन का अगर पर्दा भी खुला रह गया और उस केबिन का भी लाइट अगर डेक पे आ रहा है, देन ऑल्सो वी मेक श्योर कि वो लाइट तक ना आए. इट शुड बी पिच डार्क. Sir, have you ever been through any scary incidents, or your crew or your seniors have told you some scary incidents? Because nights completely pitch dark, as you mentioned, it would be scary. यस. सो स्कैरी इंसिडेंट्स का बहुत सारी कहानियाँ तो रहती हैं, बट दोज आर ऑल टाइप्स ऑफ फोकलोर. लकीली इन माई सी करियर आई हैव नेवर फेस समथिंग हॉन्टिंग और समथिंग, बट आई विल टेल यू समथिंग कि जो एक बैड फीलिंग जैसी आती है, वो कहाँ कहाँ से आ सकती है. जैसे इन सम शिप्स डेथ्स हैव टेकन प्लेस. कोई एक्सीडेंट हो गया है एंड पीपल हैव डाइड एंड द डेड बॉडी इज़ ऑन द शिप. जब तक अगला पोर्ट नहीं आएगा, उस डेड बॉडी को हम डिस्पोज नहीं कर सकते. तो शिप पे ये रूल रहता है कि जो हमारा मीट रूम रहता है, जहाँ पे हम अपना मीट, चिकन, फिश जहाँ रखते हैं, हम लोग स्टोर करके चलते हैं अपना खाना, तो वो रूम को पूरा क्लियर करके वहाँ पे हम डेड बॉडीज़ रखते हैं. तो अगर ऐसा किसी भी शिप में ऐसा कोई इंसिडेंट हो रखा है, देन इट गिव्स ए बैड फीलिंग. थोड़ा डर लगता है. एंड तो दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट, कि अगर किसी शिप में डेथ हो रखी है. तो दूसरी बात यह है कि जो भी ड्यूटीज़ करते हैं लोग रात को,
रात को शिप पे काम नहीं होता, जो कि मैं बोला कि पिच डार्क होता है। इट इज़ लाइक फ्रॉम मॉर्निंग सनराइज टू सनसेट ही डेक पे काम होता है। एक बार सनसेट हो गया, एवरीबडी इज इनसाइड। कुछ कुछ रैंक पे ड्यूटीज ऐसे है कि रात को सिर्फ वही बंदा जगा हुआ है। जैसे वन रैंक इज सेकंड ऑफिसर हु हैज़ अ ड्यूटी ऑफ नेविगेटिंग द शिप फ्रॉम 12 to 4 इन द नाइट। तब सब सो रहे होते हैं और सिर्फ वो बंदा व्हील हाउस पे अकेला शिप चला रहा होता Should है, have been scary for him. एंड एवरीथिंग इज डार्क अराउंड हिम। सो वो कुछ कुछ सेकंड ऑफिसर बोलते हैं कि सर थोड़ा डर लगता है, ये एवरीथिंग इज डार्क एंड ऑल। तो उसके साथ एक हेल्पिंग हैंड भी होता है जिसको हम लोग हेल्प्समैन बोलते हैं। तो प्लस नो बडी ट्राइज टू टेक द रिस्क ऑफ गोइंग ऑन डेक इन द नाइट। एक तो ये कि डेंजर रहता ही है कि भाई बिग वेव्स आ गए या फिर कोई ओवरबोर्ड हो गया, तो इट विल बी वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि रात को किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कोई अगर ओवरबोर्ड हो गया तो। और ऐसे हुए भी है कि लोग जैसे एक वॉक, नाइट वॉक के लिए बाहर गए हैं विच इज़ नॉट अलाउड, और वो लोग ओवरबोर्ड हो गए हैं और अगले सुबह पता पड़ा है शिप को कि भाई एक क्रू मिसिंग है। एंड देन इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन कि भाई इतने बड़े समुंदर में आप उस एक बंदे को अब ढूंढो जो पता नहीं कहाँ गिर गया है। तो दीज आर द थिंग्स कि ना केवल स्केरी कोई हॉन्टिंग इफेक्ट की वजह से है, बट बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज की वजह से भी स्केरिंग है। और कुछ जैसे सुपरस्टिशियस भी कुछ है कि भाई हम लोग जब इक्वेटर क्रॉस करते हैं तो इक्वेटर गॉड को खुश करने के लिए वी हैव ए सेरेमनी विच इज़ फनी सेरेमनी, बट ये एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई पहली बार इक्वेटर क्रॉस कर रहे हैं शिप पे, उसको हम लोग बहुत सारे ट्रेडिशंस करवाते हैं। जैसे कैप्टन वहाँ पे सी गॉड बनता है और वो अपने हिसाब से ड्रेस करेगा, एंड देन हम लोग शायद लेट से कोई कैडेट फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है तो उसका हम लोग मजाक में हेड शेव करेंगे, उसको हम कुछ ऐसा तिलक लगाएंगे कि तुम सी इक्वेटर क्रॉस कर रहे हो, द इक्वेटर गॉड शुड बी हैप्पी विथ यू, मे द गुड विंड्स बी विथ यू फॉर एवर इन योर सी करियर। तो ये सब हम करते हैं। एग्स फोड़ते हैं उसके सर पे, जो फूड वेस्ट है उसका एक ड्रिंक बना के उसको पिलाते हैं। तो इट्स जस्ट मोर ऑफ ए फनी रैगिंग टाइप ऑफ इंसिडेंट, बट ऑल्सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशन कि जब भी हम लोग इक्वेटर क्रॉस करते हैं वी मेक श्योर कि वी डू ए इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी। Can we know the scary stories that you mentioned? स्केरी स्टोरीज वही है कि एक तो जो मैं बोला कि किसी किसी शिप में अगर डेप्थ हो रखी है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, बट जो मेरे फ्रेंड्स ने कुछ शेयर किए हैं। जैसे वन ऑफ द इंसिडेंट वाज कि कहीं पे तो कुछ किसी क्रू का डेथ हो रखा था, तो द क्रू का एक्सपीरियंस ये था कि कोई आके उनके दरवाजे को नॉक करता था रात को। तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट वही है, इट्स ऑल इट पार्ट ऑफ फोकलोर एंड देर इज सेइंग कि मतलब वही एक डर बैठ जाता है लोगों में, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो। फिर साइटिंग्स होती है बहुत सारे शिप्स की, इनके भी है कि अनमैन्ड शिप की साइटिंग हुई है, जो कि अगेन इट्स लाइक यूएफओ साइटिंग। कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं है, बट इट्स ऑल इन द कि किसी के एक्सपीरियंसेस है इसमें। So, how was your night after listening to these tales that unmanned ship, something superstitious that is poking your mind throughout the night? So, wasn't it scary for you to sail that night? एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि जब 12 to 4 का जब वॉच रहता है, तब अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो रखा हो या फिर आप ओपन सी में है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, और अगर आप ये सब के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो फिर हाँ डर लगता ही है। दिन के टाइम में तो आपके आसपास क्रू रहता है तो यू आर मच कंफर्टेबल, बट जब आप अकेले 12 से 4 अकेले ब्रिज पे खड़े हैं तो थोड़ा सा तो लगता है। So is it difficult to navigate at daytime or night time? नेविगेशन इज़ डिफ़िकल्ट एट नाइट टाइम मेनली। जो मैं बोला कि एवरीथिंग इज़ डार्क, हमको आइडेंटिफाई करना है एज पर द लाइट्स। सो यस, एट नाइट इट इज़ मच मोर चैलेंजिंग। डे टाइम में भी जो है क्रू अवेलेबल है, कैप्टन इज़ इन ए मच फ्रेशर स्टेट ऑफ माइंड। नाइट में अगर कैप्टन को भी बुलाना है तो ही इज़ स्लीपिंग, तो हो सकता है कि वो आके भी डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ले। तो वही नाइट का जो पीरियड होता है 12 से 4 स्पेशली, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। मैक्सिमम शिपिंग में एक्सीडेंट्स भी इसी टाइम जोन में हुआ है। मेनली यही हुआ है कि जो लाइट्स है वो आइडेंटिफाई ठीक से नहीं हुए हैं कि वो आगे का शिप कैसे एक्शन ले रहा है, नहीं ले रहा है, या फिर
जो ऑफिसर था वही बहुत थका हुआ था. फैटिग इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो नाइट टाइम इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेज. डे टाइम में भी इन ए वेरी डिफिकल्ट लेन लाइक डोवर स्ट्रेट या फिर सिंगापुर स्ट्रेट, इन डे टाइम ऑल्सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट इन ए जनरल टर्म, yes, night time is very dangerous. So, as of talking about nights, the pirates that are uninvited guests in the ocean. One more uninvited guest in the ocean is storms. Means they are so tragic. So, with the modern technology, we know whether a storm is approaching or not. But what if the navigation fails and a storm arises? So, what are your actions that you take? So you meant to say that suppose I do not get any information from About the the storm. from the technology that a storm is approaching, then what? So again, storm तो अभी ऐसा नहीं कि 5 साल से ही आ रहे हैं. स्टॉर्म तो 500 साल से आ रहे हैं और शिपिंग भी डेट्स बैक टू 1800s. तो तब क्या करते थे? तो देर इज ऑल वेरी वेल ट्रेन मेरिनर्स जो अभी भी हमारी ट्रेनिंग होती है स्टॉर्म को आइडेंटिफाई करने का, स्टॉर्म को ट्रैक को आइडेंटिफाई करने का. दोज आर वेरी टेक्निकल, बट इन जनरल लेमन टर्म्स में अगर बोले तो हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर से ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉर्म का चांसेस है कि नहीं. हमारे पास चार्ट्स होते हैं. चार्ट्स आर पेपर चार्ट्स जो कि विच हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, जिसमें ये इंफॉर्मेशन रहती है कि हम वर्ल्ड के जिस पार्ट में हैं, जिस मंथ में, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टॉर्म आने की. फिर एक ट्रैक होता है, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स जो कि सबसे डेंजरस टाइप ऑफ स्टॉर्म्स माने जाते हैं एट सी, उनका एक पर्टिकुलर ट्रैक होता है. उस ट्रैक को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवन विदाउट टेक्नोलॉजी, एंड उसको उसके ट्रैक के हिसाब से हम लोग इवेसिव एक्शन ले सकते हैं. लाइक in the northern hemisphere, the tropical revolving storm will first proceed towards the from east to west, and then it will recurve after gaining a certain latitude. तो अगर वो recurve को अकाउंट में नहीं लिया जाए, कोई मिस्टेक करे, then he might be trapped in that zone. तो again as I said कि हमारी ट्रेनिंग ये सब में बहुत ज़्यादा होती है, तो मिस्टेक्स के बहुत चांस है इवन विदाउट टेक्नोलॉजी. Sir, to my knowledge, America is controlling GPS, and once America shut off the GPS system, what does India have equivalent for that? अगर जीपीएस शट ऑफ होता है, इंडिया के पास इक्विवेलेंट है, बट सिर्फ वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के आसपास की है. बट हम लोग एज ए मर्चेंट मरीनर वी आर ट्रेवलिंग वर्ल्ड वाइड. सो आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, फिर हम लोग कैसे ट्रैक को पता कर पाएंगे. सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम ह्यूस्टन टू साउथ अफ्रीका, यूएसए टू साउथ अफ्रीका, मुझे पूरा अटलांटिक क्रॉस करना है और मेरे पास अभी जीपीएस भी नहीं है. और ऐसा हुआ भी है ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड ऑल, सिंस एज यू सेड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अमेरिका. दे हैव शट डाउन द जीपीएस बिफोर ऑल्सो, और कभी कभी ड्यू टू पुअर सिग्नल ऑल्सो हमको जीपीएस से फीड्स कम मिलते हैं कहीं किसी एरियाज में. तो अगेन वी आर सो वेल ट्रेंड एज मरीनर्स कि हम लोग सेलेस्टियल नेविगेशन से जहाज को एक पॉइंट ए टू पॉइंट भी पहुंचा सकते हैं. सेलेस्टियल नेविगेशन मतलब वी हैव ए एल्मेनेक कॉल्ड नॉटिकल एल्मेनेक, जिसमें सन, मून, स्टार्स, उसका एक पर्टिकुलर हर घंटे पे, हर मिनट पे उसका कितना एंगल है, उसका कितना डिक्लिनेशन है, वो उसका इंफॉर्मेशन रहता है. एंड देन वी हैव ए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दैट, जिससे हम लोग अपने नियरेस्ट पोजीशन को पता कर सकते हैं, इफ़ नॉट द पिन पॉइंट पोजीशन. फिर उसके हिसाब से हम लोग डे बाय डे इसको इस टाइप को नेविगेशन को हम लोग नेविगेशन बाय साइट कहते हैं. मतलब हम लोग सन का साइट लिया एक, या फिर स्टार्स का साइट लिए, हमारा एक पोजीशन निकाले, और एज पर दैट पोजीशन वी डू आवर नेविगेशन टिल द नेक्स्ट साइट. और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टिल द नेक्स्ट साइट वी हैव द कंपास to help us navigate in that particular angle. So with GPS or without GPS, mariners are always ready to take a ship from point A to point B. Sir, are storms as tragic as we see in movies, completely devastating your ship? Yes, that is why it is very important to take evasive actions. There is something called eye of the storm. जो center होता है उसको eye of the storm बोलते हैं. तो remain as far as possible from the eye of the storm. If you are caught in the eye of the storm or in the path of the storm, it is very difficult to come out of that. There will be lot of damages. Ships have been lost due to heavy storms. In fact, हम लोग अगर कोई storm आता भी है, we make sure कि हम लोग at least उससे 200 nautical miles का distance रख रहे हैं, तो कि भाई उसका ट्रैक हम लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, बट स्टिल देयर कैन बी 50-50 चांसेस. तो हम लोग उतना भी नहीं रखते, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वी आर वेल क्लियर ऑफ इट. तो ये स्टॉर्म्स आर वेरी डिवास्टेटिंग, एंड देयर आर
लॉट ऑफ हम लोग बार बार टेक्निक्स उसका यूज़ कर रहे हैं. Sir, as you said that you are into the sea since 2009 and you are from 15 years into the sea, so you would have a lot of experience. But how was your first encounter with the storms? Means when you just joined the Navy? फर्स्ट एनकाउंटर और अगर आप पिछला एनकाउंटर भी पूछेंगे, बोथ आर वेरी स्केरी. एनी काइंड ऑफ स्टॉर्म इज़ वेरी स्केरी. जब हम लोग केबिन में सोने तक जाते हैं तो देयर हैव बीन सिचुएशंस कि खुद को बांध के सोना पड़ा है. हम आपका बेड से भी आप शायद गिर जाए, इतना इतना ज़्यादा शिप रोल करता है. देयर हैज़ बीन सिचुएशन इन वन ऑफ माई शिप्स विच वॉज अ वेरी स्मॉल शिप. इट वॉज जस्ट ए 120 मीटर शिप एंड हम लोग एक साउथ चाइना सी विच इज़ वन ऑफ द रफेस्ट सीज इन द वर्ल्ड, और जहाँ पे स्टॉर्म के बहुत चांसेस होते हैं, वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे. रात का टाइम था और मैं कैडेट था. तो सडनली एक लाइफ राफ्ट करके होता है शिप में, जो आप लोग को आई डोंट नो पता है कि नहीं, जो कि सर्वाइवल पर्पज़ के लिए होता है. वो एक कैप्सूल में होता है जो कि शिप के साइड में भी रखा होता है और आगे भी रखा होता है फॉरवर्ड में. तो मैं ब्रिज पे था और मेरे साथ एक ऑफिसर थे, मैं उस टाइम कैडेट था. तो मैं देखता हूँ कि एक कैप्सूल जो है कहीं बीच में तैर रहा है और पूरा का पूरा डेक पानी से भरा हुआ है. तो मैं बोला कि सर कि कुछ तो तैर रहा है. तो तब पता पड़ा कि वो कैप्सूल ही पीछे आ गया और वो ऑलमोस्ट खुलने वाला है. तो तब हम लोग को पता पड़ा कि आगे भी बहुत सारे डैमेजेस हो चुके हैं और आगे भी पानी जा चुका है. एंड हम लोग उसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए देन लाइफलाइन बांधे पूरे डेक पे. एंड देन वी वेंट, वो लाइफलाइन को पकड़ के, लाइफ जैकेट को पकड़ के, लिटरली हमारे सिर के ऊपर से पानी जा रहा था, ऐसा था. क्योंकि इट वॉज अ वेरी स्मॉल शिप, द वेदर वॉज वेरी वेरी रफ. एंड फिर हम लोग कैसे भी गए वहाँ पे, सिचुएशन को कंट्रोल किया, वो कैप्सूल को सिक्योर किए. एंड फिर पता पड़ा कि फॉरवर्ड में एक स्टोर है, वहाँ भी पानी भर चुका है. तो लकीली वहाँ पे एक पंपिंग सिस्टम था, जो कि होता भी है हर शिप्स पे. तो उस पंपिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया, वहाँ का पानी पंप किया, शिप के हेडिंग को चेंज किया. एंड समहाउ वी मैनेज द सिचुएशन. जब तक हम पोर्ट पहुँचे तो बहुत सारे चीज़ें टूटे फूटे बिखरे हुए मिले. तो ये भी है कि एज ए मरीनर हम ये नहीं कह सकते कि भाई स्टॉर्म आ गया, अब जो हो रहा है होने दो, मैं तो अपने केबिन में बैठा रहूँगा. इफ ए स्टॉर्म कम्स, हमको फेस भी करना है. एंड देर आर सो मेनी lives which have been lost while trying to secure things in a storm. Like one of the worst places in the world is south of Argentina, ड्रेक पैसेज जिसको बोलते हैं. वहाँ वेदर इतना ख़राब रहता है कि बड़े से बड़े शिप्स भी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. 2 years बैक वहाँ पे एक ऑफिसर का लाइफ चला गया फॉर द सेम पर्पस, वाइल कि वहाँ पे भी फॉरवर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थे. तो वो लोग फॉरवर्ड में अप्रोच किए और वहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा वेव आ गया एंड दे वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द शिप. So these are the challenges. Storms is not a joke कि भाई कैसे भी हो हम डील कर लेंगे. उसके लिए भी बहुत तैयारी चाहिए, प्लानिंग चाहिए. हम लोग हमेशा किसी भी पोर्ट से निकलने से पहले वेदर बहुत अच्छे से चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो कामेस्ट रूट है उसी को लिया जाए. कोई भी अगर चीज़ें हैं जिसको सिक्योर करना चाहिए, वी मेक श्योर कि हम उसको सिक्योर करें. हैवी वेदर बोलते हैं हम इसको एक्चुअली. तो देर इज़ अ हैवी वेदर चेकलिस्ट. हम उस चेकलिस्ट के हिसाब से सारे चीज़ें को सिक्योर करते निकलने से पहले, ताकि ऐसे सिचुएशन अराइज ना हो कि स्टॉर्म में किसी को डेक पे जाना पड़ रहा है. और देन दिस इज़ अ वेरी लाइफ रिस्किंग सिचुएशन. So as you are mentioning rough sea routes, which is the roughest sea route you have sailed and which is the roughest sea route in our globe? अगेन इट इज़ ऑल कंपेरेटिव. जैसे कि मैं बोला, एज पर रिकॉर्ड्स शायद ड्रेक पैसेज साउथ ऑफ अर्जेंटीना इज़ द रफेस्ट. north of winter north Atlantic Ocean during winters is a very rough sea. साउथ ऑफ साउथ अफ्रीका में बहुत ही एक क्रेजी फेनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं रोग वेव्स. रोग वेव्स इतने हाई वेव्स आते हैं कि द सी इज काम एंड सब कुछ लगता है अवर कंट्रोल, और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई वेव्स आके आपके शिप को हिट करता है, जो कि आपके शिप को डैमेज कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. तो दैट इज़ वन सिचुएशन. बे ऑफ बिस्के 300 और 365 में 300 डेज वहाँ पे रफ रहता है. तो ये सब तो है ही. प्लस जैसा कि मैंने बोला कि ना केवल ये थ्रेटनिंग है एंड ऑल है, शिप पे काम तो रुकता नहीं है कि भाई मैं ये नहीं बोल सकता कि रफ सी है तो हम लोग, तो वो जो पैसेज है, लेट्स से ड्रेक पैसेज क्रॉस कर रहे हैं या फिर विंटर नॉर्थ अटलांटिक क्रॉस कर रहे हैं, तो इट्स ए लेट्स से 7 day पैसेज. उसमें क्रू को काम भी करना है. एंड यू कैन इमेजिन कि हम लोग तो रात को सो भी नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सच रोलिंग एंड ऑल. स्टिल वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, स्टेइंग अलर्ट, combating the weather, combating the storm, combating the rough seas, और फिर अपन अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं. तो अगेन ऑल दिस एड्स अप एंड दैट्स हाउ वी आर ट्रेन्ड.
So, as you said that during the storms there are a lot of roles that take place in the ship. The ship goes up and down during the turbulences. So, sir, don't you experience those pluckish feelings? Because we experience them even when we are in the car. So the ship is so huge and it's going up and down. Yes, so that is what we call as seasickness. Yes. So forget about storm. उसमें तो लोगों के हालत खराब हो जाते हैं. इवन अगर आप एक नॉर्मल शिप में एक नॉर्मल वेदर में भी जाएंगे एंड इफ यू हैव सी सिकनेस यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर. तो अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जॉइन मर्चेंट नेवी हु हैव सी सिकनेस एंड इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग फ्रॉम देम. इवन इफ एंड इवन सीजन मैरिनर्स, बड़े बड़े बहुत जिनको एक्सपीरियंस है उनको भी प्रॉब्लम होता है अच्छे जब बहुत ज़्यादा रोलिंग होती है. तो लकीली आई फाइंड माई सेल्फ इन ए सिचुएशन कि भाई मेरे को आई हैव फेस्ड 30 डिग्री रोलिंग्स एंड ऑल, बट आई हैव नॉट faced so much seasickness in my career. But I have seen people, especially the one who join shipping industry as a fresher, they face a lot of problems. But slowly they adapt to the situation. Seamen जो होते हैं वो लोग बहुत इजीली एडप्ट कर सकते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है. और फिर हम लोग एक नुस्खा जिसको बोलते हैं वो भी अडप्ट करते हैं. अगर किसी को ज़्यादा सी सिकनेस फील होता है, फ़नी भी लग सकता है आप लोग को कि हम लोग सी वाटर पिला देते हैं उसको थोड़ा सा. उससे क्या होता है, देखा गया है कि एटलीस्ट 70-80% ऑफ द टाइम्स उसको वो कंट्रोल में हो जाता है थोड़ा. Because storms are so devastating, they hit your ship, so containers can fall off. So if containers fall off your ship, do you try to fetch it back, sir? ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि हम उसको फेचअप कर सके एज ए इन ए शिप. वो बाद में जो सेल्वेज के लिए आते हैं दे ट्राई टू फेच इट बैक, बट कंटेनर्स डू फॉल ऑफ. इट इज़ हैपनिंग नाउ इट इज़ अ लॉट, क्योंकि कंटेनर शिप्स बड़े होते जा रहे हैं. देर आर 400 मीटर्स के कंटेनर शिप्स है विच इज़ ट्रैवलिंग एट 25 नॉट्स. एंड जब उनको वेव्स और बैड वेदर हिट करता है, अगर वो उन कंटेनर्स का लैशिंग ठीक से नहीं लिया गया है तो दे कैन फॉल ऑफ एंड दे हैव फॉलन ऑफ. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू रिट्रीव इट बैक, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इनफैक्ट जब फॉल ऑफ करते हैं तो शिप का स्टेबिलिटी बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो जो स्टैक किए हुए हैं उसके हिसाब से शायद शिप एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी पे है. तो अगर कुछ गिरता है तो शायद एक साइड टिल्ट हो जाए या कुछ, एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. If a container falls off and I go and take it, is it mine now? As per law, yes. As per law, yes. But again, there are a lot of glitches and a lot of things जो कि लॉ में आपको पता ही है कि अगर आप कोर्टिंग करेंगे तो इट कैन गो इनटू लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इट विल गो इनटू कोर्ट एंड देन मे बी यू विल गेट दैट कंटेनर. बट येस, इन ए लेमन्स लैंग्वेज वो आपका है. So, as per to my knowledge, the ships carry two types of cargoes, that is white goods and the oil and gas industry. So, as per my knowledge, you are working in the oil and gas sector. So, sir, oil and gas is something that is very risky to transport. Means the spills can take place. So, how do you manage all that spills? First of all, as you mentioned, there are two type of goods. One is solid goods and one is liquid goods. तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि there is a saying कि and half the world will die Food of is cold. also being imported and exported by Yes. shipping तो industry. एक तो खाना इधर से उधर होता है तो फीडिंग हो जाती है, और हाफ द वर्ल्ड विल डाई ऑफ कोल्ड. द रीज़न इज जो हम फ्यूल यूरोपियन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ को देते हैं वहाँ वो लोग उसको एज ए हीटर यूज़ करते हैं. तो अगर वो फ्यूल वहाँ तक नहीं पहुँचे तो दे विल डाई ऑफ कोल्ड. तो दैट इज़ वाई शिपिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. एज यू सेड कि क्या क्या हैज़ार्ड्स रहते हैं. कोई भी सॉलिड गुड्स लिक्विड गुड्स दोनों में इक्वल ऑलमोस्ट हैज़ार्ड्स है. बट मैं आई एम इन द गैस फील्ड. गैस के कुछ और हैज़ार्ड्स है. द कार्गो टेम्परेचर जो कि LNG शिप्स में होता है, दैट कार्गो टेम्परेचर इज -163 डिग्री सेल्सियस. तो इफ़ एनीबडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कार्गो ही माइट गेट ए फ्रॉस्ट बाइट. हो सकता है कि अगर उसके फिंगर्स पे वो गिर गया तो उसका पूरा उंगली काटना पड़े. देर इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ फ्लेमेबिलिटी. फायर हो सकता है. तो हम लोग जब शिप पे जाते हैं देर इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दैट देर शुड बी नो नेकेड लाइट्स, नो फोन, नो स्मोकिंग ऑन डेक. देर इज़ डेजिनेटेड स्मोकिंग एरिया ऑन बोर्ड द शिप जहाँ पे हम स्मोक कर सकते हैं. इवन हम अपने केबिन में भी स्मोक नहीं कर सकते कि भाई हो सकता है कि नींद में कोई गलती से सिगरेट अपने हाथ में रख दिया और वहाँ से कोई फायर जनरेट हो गया. यू कैन इमेजिन कि हम बीच समुंदर में है, हमारा पूरा जो शिप है इट इज़ लाइक ए बम. आपका जो सिलेंडर है घर पे वो भी तो गैस ही है ना. तो हम लोग उसी का कितना ध्यान रखते हैं. एक एनी लीकेज और उसको बस एक स्पार्क चाहिए एंड यू आर इन बिग ट्रबल. और
जैसे यहाँ पे आपका फायर हो गया तो आप फायर फाइटर्स को बुला सकते हैं, There आपके is पास no one to डॉक्टर्स come हैं. to save. शिप पे देर इज नो नथिंग कॉल्ड डॉक्टर, नो फायर फाइटर. वहाँ पे ऑफिसर्स को ही ट्रेनिंग दिया जाता है. आई एम ट्रेंड एज ए फायर फाइटर, आई एम ट्रेंड एज ए डॉक्टर, और मुझे ही सिचुएशन को हैंडल करना है. तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो भी हजार्ड्स है उसको, हजार्ड को रहते हुए भी हम उसको एज सेफली एज पॉसिबल चलाएं, कोई भी इंसिडेंट ना हो. Sir, as Daksh mentioned, that oil spills can occur. Yes. So, if oil spills, what are the punishments you get? Are there any severe punishments for oil spills? ऑयल का तो भूल ही जाओ, क्योंकि इफ़ यू स्पिल ऑयल देर आर वेरी हार्श पनिशमेंट, लॉन्ग टर्म जेल्स होते हैं, और बहुत सारे मरीनर्स अभी हैं जो हु आर सर्विंग पनिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल. सो वी मेक श्योर कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए एंड वी डू नॉट कॉज एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट. So, as you talked of inflammability that oils and gases have, and you can't even smoke. So, sir, how do you cook food into the ship? Because you can't light up the gas and you can't light up anything. Yes. So when we cook food, there is a designated cooking area which is called as the galley. There are designated bulkheads which are like the walls which can resist fire if it occurs. There are doors which will resist fire. The cooking is carried out in hot plates, not on naked flames. So these are the precautions which we take during cooking, and it is only to be carried out by designated persons in that designated area only. So, as you are working in oil and gas sector, here you have no room for mistake. If you make a mistake, you may lose your life here. So, do you have any extra perks in your salary or extra bucks in your salary for this, for extra risk, extra pay? Yes, so the salary in the gas sector is the highest compared to the dry sector. So yes, for taking more risk, we get paid more. Also the work, जो काम का जो प्रेशर रहता है वो भी गैस एंड ऑयल सेक्टर पे ज़्यादा रहता है, तो अकॉर्डिंगली आवर पे इज हायर compared टू द ड्राई सेक्टर. Sir, now when we imagine a ship, we either imagine at a shore or we imagine it in a vast, endless ocean. But ship also cut through ice chips and go through there. How do you feel cutting the ice and making your way going there? सो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट शिपिंग में यही है जो आप बोल रहे हैं. पहले यूरोप से अगर जापान को कोई कार्गो लाना होता था, स्पेशली गैस, दे हैव टू क्रॉस द सुएज कनाल और गो थ्रू द साउथ अफ्रीका एंड देन प्रोसीड टू जापान. अभी द नॉर्दर्न सी रूट थ्रू द पोलर रूट हैज बीन ओपनड अप, एंड द शिप्स आर क्रॉसिंग दैट रूट एंड coming to Japan within 10 days. It is more efficient. Which is more efficient, but again this is more thrilling, more adventurous and more dangerous. So again for cutting, so those ships are built to withstand a particular level of ice, plus there are ice breakers which is ahead of that ship. तो जो आइस ब्रेकर होता है वो और भी स्ट्रेंथन शिप होता है, वो आइस को कट करते हुए जाता है, और जो मेन शिप है वो इसको फॉलो करता रहता है, एंड इफ इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ देन देयर कैन बी serious damages in that ship. तो What, as you said, it is quite dangerous. How is it dangerous than the normal sea? बिगेस्ट डेंजर ये है कि अगर आपका आइस आपके हल को रप्चर करता है एंड देन फ्लडिंग माइट टेक प्लेस एंड योर शिप कैन लिस्ट एंड कैप्साइज. प्लस वो इतना रिमोट एरिया है कि वहाँ पे हेल्प आना बहुत क्रिटिकल है, कि अगर आपका लेट्स से इंडियन कोस्ट के पास कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देयर इज इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी टू हेल्प यू, बट सपोज यू आर स्टक इन नियर समवेयर नियर द पोल, the help will come a lot later. So those ships which are traveling through that area, those have extra precautions, extra food, extra lifeboats, and they are navigating it very carefully. So, have you ever encountered some of the rare sea animals like penguins? And that is a dream for many people. So as of now, I have not been in that route, but what I've interacted with my friends who have been in that route, I have seen their photographs also. They can see the aurora borealis from their cabin, for which people are paying so high to go to Norway and see it. तो वो तो फ्री में पैसा कमाते हुए अपने केबिन से नॉर्दर्न लाइट्स देखता है. दूसरा, उसने मेरे को कुछ फोटोज भेजे थे जहाँ पे उसके शिप के बाद, एंड ही वाज इट वाज लाइक ए वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट. उसका डेक पूरा आइस से भरा हुआ था. तो इट इज़ चैलेंजिंग ऑल्सो, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रूट. A layman can never spot these kind of creatures in their whole life, but these are the perks you have as Navy. यस, एज आई सेड, यू गेट पेड फॉर इट. आप खर्चा करके वहाँ जा सकते हैं, बट यहाँ तो आपको खर्चा भी नहीं करना है, ऊपर से आपको उसके लिए ये सब देखने के लिए पैसे भी मिलेंगे. यस, आई हैव सीन ब्लू व्हेल. इट्स वेरी पॉपुलर नियर श्रीलंका एंड इट्स वेरी पॉपुलर नियर चिली. तो चिली में तो देर इज ए रूल टू रिड्यूस स्पीड ऑल्सो, सो दैट द शिप डज नॉट स्टक दीज व्हेल्स, एंड इफ यू स्टक दीज व्हेल्स देर इज ह्यूज फाइन ऑन द शिप. इट इज़ ए क्राइम.
तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, जैसा एग्जैक्टली हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि टेल अंदर जा रहा है धीरे धीरे पानी में, एग्जैक्टली वैसा साइट किया था. एंड इट्स ए मेमोरी फॉर मी कि मैंने ऐसा So देखा है. we are talking the beautiful moments right now. But when we spot blue whales, are there any danger for your ship or for you? देर इज अ डेंजर फॉर द ब्लू व्हेल कि उसकी जान जा सकती है. जनरली दे कैन अप्रोच द शिप एंड द शिप कैन स्टक देम एंड दे माइट डाई. तो एंड एज यू नो दैट दे आर वन ऑफ द endangered स्पीशीज. तो देर आर स्ट्रिक्ट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड कि हम लोग ब्लू व्हेल के की रीजन में है तो हम लोग ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली नेविगेट करें, स्पीड रिड्यूस कर दे, रूट लुकआउट बढ़ा ले और हम लोग कैसे भी करके उनको स्टक ना करें. Sir, which is one creature that you have spotted and you will have to look it again and again that's so breathtaking for you? It's a living organism, but I cannot define it as a creature. आप लोग को पता है phytoplanktons क्या होते हैं? So yes, so it was the entire sea was glowing and sparkling like a diamond because of this phytoplankton. Albatross and seagulls are very common in the sea. Even जब हम superstitious की बात कर रहे थे तो ये भी एक पॉइंट था. आई थिंक आप लोगों ने एक बहुत फेमस पोएम पढ़ा होगा, राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर, जिसमें ये होता है कि शिप क्रू ने एक एल्बेट्रॉस को मार दिया होता है एंड देन लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपन इन दैट शिप. आई डोंट नो वो अभी भी CBSE है कि नहीं ये पोएम, बट येस आई हैव स्पॉटेड एल्बेट्रॉस. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग क्रिएचर. एंड हम लोग यही करते हैं कि कोई भी अगर बर्ड आता है शिप पे, वी नेवर ट्राई टू शू इट अवे और समथिंग, वी ऑलवेज फीड इट. कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि वो फंस जाता है, वो कहीं पे हम लोग कोई शोर के किनारे से जाता है तो गलती से शिप पे आके बैठ जाता है. नाउ वंस वी आर एट सी, डीप सी, उसके पास मौका नहीं है कि वो It can वापस go जाके कोई लैंड में जाए अंटिल. तो वी ट्राई टू उसको पानी देना, उसको खाना देना, ताकि कम से कम नेक्स्ट स्पॉट तक वो पहुंच जाए. Sir, have you ever been a part of rescue operation, or do you have any stories about rescue operations, sir? I have not been a part of rescue operation, but I have my colleagues, very near colleagues, who have been a part of rescue operation. I know a female captain in India who was captain of a ship, जिन्होंने रेस्क्यू किया था. शी वॉज अवॉर्डेड द IMO ब्रेवरी अवार्ड ऑल्सो. हमारे कुछ फिशरमैन्स फंस गए थे जिसमें इन ए बैड वेदर, एंड दिस शिप rescued those fishermen and brought them safely ashore. So this is also a law of the sea जिसको बोलते हैं. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं अपने डेस्टिनेशन पे मेरे को बढ़ना है, मेरा बिजनेस है और मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा. प्रायोरिटी यही रहेगा कि शिप में अगर आपको कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है, आपको उसकी जान बचानी है. Sir, as Daksh said, you travel to lots and lots of foreign countries, and there you would spot many kinds of people. Yes, definitely nowadays Indians are shining everywhere. Lot of people are recognizing us, not only through Prime Minister Narendra Modi, but also through our Bollywood stars. Like whenever I've been to countries like South Indonesia and all, they know Sachin Tendulkar, they know Shah Rukh Khan. So Indians are shining everywhere, not only politically but also in other fields, and it's a very proud moment for me. So, but sir, Narendra Modi has impacted in positively or in some other way. Of course, positively, because Like, do people say, okay, Narendra Modi, when you meet people, how do they talk to you? see, in shipping hardly anybody talks about politics जब हम लोग फॉरेन में जाते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि नाउ they are treating Indians also very well कि हाँ आप लोग का एडुकेशन इतना अच्छा है. All the CEOs in USA of the big companies are Indians, so there is a huge respect for Indians worldwide now. If the respect has gradually increased. Of course, of course. It was not a political genre, but I had this doubt, so I had to put it up. So, sir, coming back to our topic, as we see of boarding the ships, I see many of the videos in which the crew members or the pilots are boarding a ship using a boat and a ladder that are pilot ladders. So, sir, isn't it risky? So, can we know what are pilot ladders before it? Yes. So a pilot who is very well thorough about the local conditions of that area, वो उस शिप को बोर्ड करते हैं एंड देन वो कैप्टन को गाइड करते हैं कि भाई ऐसे शिप को नेविगेट करके लेके जाना है. तो ये पायलट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो एक्स कैप्टन्स. तो जब वो बोर्ड करते हैं शिप को तो आपको तो शिप पे कोई ऐसे सीढ़ियाँ नहीं है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड पायलट लैडर, जो कि एक वुड और रस्सी से बनी हुई सीढ़ी है जो विच इज़ बिल्ट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड उसके थ्रू चलते हुए शिप में पायलट बोर्ड करता है, विच इज़ ए वेरी थ्रिलिंग जॉब. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि सी भी बहुत रफ है तो
उसको चढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है. एंड यू कैन इमेजिन, एज आई सेड, दैट इट्स ए $multi-million इंडस्ट्री. अगर एक भी ट्रांजिट कैंसिल हो गया एंड ऑल, तो इट इज़ ए वेरी हाई लॉस फॉर द कंपनी. तो ऐसा पायलट भी यही चाहता है, कैप्टन भी यही चाहता है कि कैसे भी बोर्ड हो जाए. बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि वो जो पायलट लैडर है, वो उसमें उसका मेंटेनेंस, वो शिप में जो क्रू है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको कैसे रिग करना है उसका भी एक प्रोसीजर है, वो क्रू का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसमें लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से पायलट को जान जा सकती है. So उसका what are इंजरी, the risks involved in this? Getting on board membership? as I said कि the pilot ladder is made of rope and wooden steps. तो उसको वो रोप खराब हो सकता है, वो वुडन स्टेप्स अपने जगह से हिल सकता है. शिप जो है वो बहुत ज़्यादा रोल कर सकता है ड्यूरिंग बोर्डिंग, और हो सकता है और हुआ भी है कि वो पायलट चढ़ने गया और पूरा का पूरा रस्सी टूट के गिर गया, एंड द पायलट हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ. सो नाउ हमारे जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ना, दे आर ब्रिंगिंग स्ट्रिक्टर रूल्स कि उसका मेंटेनेंस, उसका रिगिंग पे और ध्यान दिया जाए और पायलट के लाइफ को और सिक्योर किया जाए. एंड सो इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल जॉब फॉर अस. एंड आई एज एन ऑफिसर मेक श्योर कि जब भी हम लोग पायलट लेडर रिग कर रहे हैं, मैं खुद उस पर एक बार अपना ऊपर से नीचे चढ़ के देख लेता हूँ कि एवरीथिंग इज सिक्योर्ड और नॉट. अगेन इट इज़, एज आई सेड, इट इज़ thrilling and adventurous, but safety is priority as per me. Sir, if this job is too risky to board a ship in that way, so why don't they board the ship in a normal way, means from a port? The idea is to take the ship in a port. So how can they board in a port? No, means the port that the ship has earlier. Yes, went from where to, it has from where started it has its journey. Because that is not fixed. Okay. बिकॉज हो सकता है कि मैं आज यहाँ बॉम्बे से निकलूँ और मेरे को जस्ट बोला जाए प्रोसीड टूवर्ड साउथ अफ्रीका, एंड देन दे विल टेल मी कि कहाँ मेरा नेक्स्ट है. तो मैं उस कंट्री का पायलट को इंडिया में बिठा कर वहाँ तक लेके जाऊँ, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो एंड इकोनॉमिकली नॉट पॉसिबल ऑल्सो. सो वॉट द सोल्यूशन इज टू डू इट इन ए सेफ वे, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया अभी. You Plus- do it out of compulsion. You don't. वी हैव टू डू इट. प्लस देयर आर सम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे पायलट बहुत पहले आता है, तो वहाँ तक तो बोर्ड भी नहीं आता है, तो दे बोर्ड बाय हेलीकॉप्टर. तो हेलीकॉप्टर आता है शिप के ऊपर एंड देन दे कम डाउन बाय लैडर. उसके भी अपने डेंजर्स है, उसके भी अपने प्रोसीजर्स है. Sir, can we know about a routine at a ship? Means how your day goes onto a ship. So as a chief officer in the ship, I wake up 3:30 in the morning. Sir, actually here it's not morning 3:30, it's a night. For me, anything after 12 a.m. is morning. Okay. So I wake up 3:30 in the morning. I start my navigation jobs to navigate the ship from 4 to 8 in the morning. Then having breakfast. And as a chief officer, I am in charge of the cargo and the deck maintenance. So then I allocate the jobs to the crew. I make sure that the cargo conditioning is going on correctly. All the cargo machineries are running properly. So I carry out all those jobs till 12, and then go for lunch, take a rest for 2 hours, then back at 3:30 again at the afternoon, and then maybe we'll have some drills or training with the crew, and then again at 4 to 8 again back to navigation job, and my day finishes at 8 p.m. and then I have my dinner and then doze off to sleep. So, do you have any leisure time on your ship, and what are your favorite leisure activities to do? There are a lot of leisure activities in the ship, like we have swimming pool, there is a very good gym, there is a playing area, but as a senior ranked officer, there is very less time to invest on leisure activities. I try to catch a movie or two, and most probably my aim is to take as much rest as possible to be prepared for the next day. And you know, in ship, it is like your home. So emergency can arise in your home anytime. Nothing is fixed over there. Nothing is fixed. So you always have to be prepared for the emergency, especially being a senior ranked officer. So I always, my biggest leisure is to take rest, as much rest as possible, so that if anything occurs, I am as fresh as possible. So now let us talk about salary with hierarchy structure. Like what salary a chief gets and to the last crew, sir. Okay. So let's say it all depends on the rank as well as the type of ship. So I will discuss with the gas carriers. Oil what and I'm gas working on. carriers. So gas carriers, the captain can get anything between $14,000 per month to $22,000 per month, depending on LPG or LNG. The salary on LNG is 20 to 22,000 per month for the captain. For the chief officer, it can range between $12,000 per month to $18,000 per month. For a second officer, the salary can range between $6,000 per month, $4,000 to $6,000 per month. For a third officer, it can get between $2,000 to $4,000 per month. And as a fresher cadet, you will get something called as stipend. So the stipend will be around $400 to $500 per month. And again, this
dollars per month is not a full year salary. This is based on contract. So the amount of month you will spend on your ship, you will be paid as per that only. So it is not a round the year salary. So you are paid in dollars. Correct. So all the shipping industry Pays in dollars. pays in dollars. Yes. So the rule is that I have to be at least 185 days on board a ship. So if I cross the 185 days, then I am given the NRI status, and then I am exempted from tax. But if somebody is not crossing that, then he is accounted for the normal taxation procedure, irrespective of his earning in dollars or not. Here on land, we pay tax before we get our salary. So It all depends. Again, the LNG ship, even I am not aware of the proper figures. It is like unimaginable figure. So all the super rich people are involved in building and buying a ship. In fact, the ship building and all is such a complicated procedure that even in India we have not built any LNG ships. Most of the ships are built in Japan and Korea as of now. So again, these are all very high costing, which I can say, and it's a very expensive industry. Maintenance of the ship, upkeep of the ship, buying of the ship. Lot of companies are also into buying into second-hand ships if they cannot afford the first-hand. But again, the per day hire cost is also very nice. So again, that I am aware of. My last ship was hiring around $45,000 per day. So it was carrying LPG, and the higher cost was what. So you can imagine the higher cost which the company it is is charging is 2,000. 45,000 per day. So you can imagine what will be the building cost of the ship. So, as the ships are so expensive and they are a gigantic beauty, so there must be some of the cost to park a ship at a port. So can we know about the charges? Parking is the wrong word. We say berthing. So when we berth the ship, that is why a pilot comes, so that the ship is berthed as safely as possible. There is a captain, there is a chief. Still, we bring a pilot to berth the ship as safely as possible. There are something called as tugs. Tugs are like small boats which we use to tie up with the ships. They have very good power. They can pull the ship and align it in a particular heading. जैसे हमारा कार को हम लोग स्टीयरिंग से पार्किंग कर सकते हैं, शिप को सिर्फ स्टीयरिंग से पार्क करना बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए क्या होता है, छोटे छोटे बोट्स होते हैं जिनका इंजन का पावर बहुत ज़्यादा रहता है. तो वो एक बहुत मोटा रस्सी से शिप को बांधते हैं, एंड देन वो अपने इंजन के हिसाब से शिप के हेडिंग को अलाइन करते हैं, एंड देन बहुत स्लोली, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसीजर, बहुत स्लोली और स्टेडीली एक शिप को एक पोर्ट पे लगाया जाता है. इट इज़ लाइक ए आर्ट वर्क, और इट इज़ टू बी डन वेरी केयरफुली. so how much time does it take for a ship to be berthed? इट डिपेंड्स कि चैनल कितना बड़ा है. इंडिया की बात कर लेते हैं. कोलकाता में अगर आपको शिप को लेके जाना है तो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स तो आपको उस चैनल से निकलना पड़ेगा जो रिवर का चैनल है. एंड फिर वंस वी आर देयर, देन दिस टग्स कम्स, एंड देन वेरी स्लोली वी टर्न द शिप, वी ड्रॉप द एंकर, और फिर शिप को रस्सी से बांधा जाता है, विच आर अगेन विथ वेरी हाई स्ट्रेंथ. फिर वो रस्सी पास करने में और 1 घंटा लगता है. तो लेट से पूरा प्रोसीजर पायलट बोर्डिंग से लेके शिप को बांधने तक का ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स तक लग सकते हैं. So, is it same as the airplanes? Because we see that there are some small cars in the airplanes. Yes, so similar, you can visualize in the similar way कि जब प्लेन की भी फाइनल पार्किंग होती है उसको भी एक स्मॉल ट्रक से बांध के खींचा जाता है, बिकॉज फॉर सच माइन्यूट मैनूवरिंग सिर्फ स्टीयरिंग से नहीं हो पाएगा इतने बड़े ऑब्जेक्ट का. प्लस मोमेंटम जो होता है, इवन इफ द शिप इज एट अ वेरी स्मॉल स्पीड, बट ड्यू टू व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग जब उसका मास को देखते हैं शिप का, तो उसके अगर वो कहीं पे अगर टच भी हो गया, इवन एट ए वेरी स्लो स्पीड, इट कैन कॉज ह्यूज डैमेज नॉट ओनली टू द शिप बट ऑल्सो टू द पोर्ट. तो हम लोग को वो भी ध्यान रखना पड़ता है, एज यू सेड इन द एयरलाइन इंडस्ट्री ऑल्सो. दैट इज वाई दिस फाइन मैनूवरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल टग्स, विद पायलट्स, एंड with lot of precision. Why feminism is always on the top? Because it just rhymes with the ship, that she and ship, it rhymes together. My friend, it dates back long before the concept of feminism even arose. So Let's go yes. there now. So a very funny incident was when I was a third officer. The captain at night just told me, "She is all yours," and I was searching for the lady on my wheelhouse, and then I clicked to me that the captain is referring to the ship. So the reason is, and it is taken very seriously. We never address it as it. We always address a ship as she. So the reason is that she always hides her bottom,
and when in a port she always heads for the buoys. Now what are buoys? Buoys are the markings which are kept in a channel so that the ship navigates in between that only. Buoys के इस तरफ जो दोनों तरफ होते हैं उसमें डेंजर्स रहते हैं, तो इसलिए मार्क किया रहता है. जैसे कोई प्लेन लैंड करता है तो उसको मार्किंग से लाइट से मार्क करते हैं, वैसे ही शिप को मार्किंग के लिए बॉयज होते हैं. तो ए शिप ऑलवेज हेड्स फॉर द बॉयज, प्लस शी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय मेन. हिस्टोरिकली मर्चेंट नेवी वाज ऑलवेज ए मेंस फील्ड, तो उसमें हमेशा ही मेन का शी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय मेन. तो एक फनी इंसिडेंट्स को लेके उसको एड्रेस किया जाता है कि शी, बट अभी ऐसा हो गया कि इट इज अ टर्मिनोलॉजी ओनली, वी नेवर एड्रेस इट एज इट. शिप इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज शी. Sir, is ship the only she in the ocean, or are there like today women are well developing in these industries too? Yes. So do on your ship also are women working, or ship is the only she you have? No, as of now, women are encouraged to join merchant navy, and nowadays we are having lot of very capable women officers, even captains working at sea, and all the organizations like IMO are encouraging women to join this field more and more. There is nothing कि ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग मिले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. लड़कियां भी उतनी ही सक्सेसफुल है इस फील्ड में जितने की लड़के हैं. So, sir, as we see that you are amidst the ocean and you are totally disconnected from the external world and you are also disconnected from the viruses. So, sir, do you get ill in the oceans as well? No, not at all. That's what I was just discussing with my friends also, कि जब भी मैं एक महीना हुआ है उतरा and I have already started coughing. And this is the, ये जो रियलिटी है, मैं लैंड के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है. हाउ डज इट फील टू ब्रीथ द फ्रेशेस्ट ऑफ एयर, लिव इन द क्लीनेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. तो अगर हम लोग कुछ मरीनर्स वहाँ ये ट्राई कर सकते हैं, उधर एनवायरनमेंट ऐसा रख सकते हैं, तो क्या हम लोग लैंड में भी ऐसा थोड़ा एफर्ट डाल के कर सकते हैं. यहाँ पे तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड ऑल, सांस लेना भी जहरीला हो गया है. तो अगेन आई एक्सप्रेस अगेन एंड अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. So what happens in a case of casualties? In case a casualty occurs, do you contact their family, inform them, and as you said, you keep the body in the meat room. So what do you do? Complete procedure, sir. कैजुअलिटी कैन बी नॉट ओनली डेथ, हो सकता है कि वो ऐसा अलाइव है एंड सीरियसली इंजर्ड है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट फर्स्ट. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फुल सेट ऑफ डिस्पेंसरी ऑन बोर्ड. द सेकंड ऑफिसर इज अ डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर ऑन बोर्ड द शिप एंड द कैप्टन इज ऑफ कोर्स द ओवरऑल इंचार्ज. तो सबसे पहले तो सेकंड ऑफिसर उसको डायग्नाइज करेगा. हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, उसके रेफरेंस देके हम उसको दवाइयाँ देंगे. देयर इज ऑलवेज ए कंपनी डॉक्टर विच इज़ अप्रोचेबल 24/7. हम उनको ईमेल करेंगे, उनसे बात करेंगे फ़ोन में टू टेक द एडवाइस. देयर इज़ अ रेडियो मेडिकल एडवाइस जो कि हम कोई भी नियरेस्ट पोस्ट स्टेशन से ले सकते हैं, किसी भी कंट्री के आसपास हम है तो उनसे एडवाइस लेंगे, उनसे सिचुएशन को पूछेंगे. इफ़ नीड मेडिकल इवैक्यूएशन दे विल सेंड हेलीकॉप्टर्स इमीडिएटली एंड वी विल जस्ट स्ट्रैप दिस पेशेंट एंड एयरलिफ्ट हिम एंड ट्राई टू सेव हिज लाइफ. माइनर केसेस के लिए जैसा कि मैं बोला, जो सेकंड ऑफिसर है, वी हैव वेरी गुड गाइडेड बुक्स विच इज़ ऑथराइज्ड बाय IMO, जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन देते हैं, उसको प्रॉपरली लॉग किया जाता है एंड वी ट्राई टू जस्ट गिव हिम द बेसिक मेडिसिन अंटिल वी गो टू द नेक्स्ट पोर्ट जहाँ पे उसको डॉक्टर के पास भेजा जाता है. बट इन केस ऑफ डेथ द थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऑल्सो द लॉ ऑफ द कंट्री ऑल्सो कम्स इन टू प्लेस कि भाई डेथ हुआ है तो सबसे पहले तो कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है, नेक्स्ट ऑफ किन को इन्फॉर्म किया जाता है, कैप्टन को अपना वहाँ पे एक ऑफिशियल लॉग होता है, उसमें एंट्री करना पड़ता है. फिर जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट किया जाता है मेट रूम में. देन वी ट्राई टू पुट द, जो नेक्स्ट कंट्री है, हो सकता है वो इंडिया ना हो, वो कोई और कंट्री हो, उस कंट्री के अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑफ द सिचुएशन. फिर उस कंट्री का अथॉरिटी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि कोई फाउल प्ले तो नहीं है, एंड देन ही विल एक्सेप्ट दैट बॉडी एंड देन ही विल ट्रांसफर इट टू. Do you tell it to the family who is died? We inform it to the company and then they will Company of course does the inform to the rest next work. of kin. Yes. So how do you contact your families? It's a very expensive affair, let's say 10 to 15 years back, क्योंकि तब तो इतना सैटेलाइट फोन्स का भी एडवांसमेंट नहीं हुआ था. तो दोज डेज इवन फॉर मेकिंग ए कॉल, लेट्स से 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को 150 रुपीज़ पर मिनट के हिसाब से कॉल्स करने पड़ते थे. और तब तो इंटरनेट ऑलमोस्ट था ही नहीं. हम लोग जब जिस कंट्री में जाते थे वहाँ का सिम कार्ड लेते थे और वहाँ से हम लोग कांटेक्ट कर पाते थे. तो ऐसा भी हुआ है कि 15-20 दिन हो गए और मैंने अपनी फैमिली से बात भी नहीं किया, बिकॉज ऑफ कोर्स 150 रुपीज़ पर मिनट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. और अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता था हम नहीं करते थे. अभी सिचुएशन बेटर हो रहे हैं
थोड़ा कुछ कुछ कंपनीज फ्री इंटरनेट भी दे रही है, कुछ कुछ कंपनीज आर गिविंग यू इंटरनेट एट ए मच रिड्यूस्ड कॉस्ट. तो ऑफ कोर्स द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, बट ऐसा नहीं है कि जो हम लोग घर पे करते हैं कि 24 आवर्स हमारा व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, तो ऐसा इतना लग्जरी नहीं है. शायद मेरा जो व्हाट्सएप रहता है उसमें सिर्फ चैट और ऑडियो कॉल ही मैं ऑन रखता हूँ. लेट्स ऑल द उसके अलावा सारे ऐप्स को मैं साइलेंट रखता हूँ ताकि वहाँ से भी डेटा ना चला जाए. तो इट ऑल ये यही है, मरीनर्स को ये भी सिखाता है कि आप मिनिमम कम्युनिकेशन से भी कैसे अपने लव्ड वन से टच में रह सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में 24 घंटे इंटरनेट होना चाहिए या फ़ोन होना चाहिए, और बिना फ़ोन और बिना इंटरनेट के भी लाइफ एंजॉयबल हो सकता है. So how much does it cost today per minute? इट डिपेंड्स. Let's talk about the last ship. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट शिप. मेरा लास्ट शिप में था, इट वाज कॉस्टिंग आई थिंक $10 फॉर 500 MB. So that is also quite expensive. $10 is 800 rupees for 500 MB. But again, I have worked in a company where the internet was free also. So it all depends on company to company. Things are improving, and hopefully in future it will be much more convenient. Sir, we got to know that you spent straightforward 14 months into the ocean. So, sir, how was your experience at that time? Because 14 months, it's a large period of time. Yes. Unluckily, that was the COVID period. Okay. So those days, if you remember, countries have stopped flights and everything. So even my company wanted to sign me off and send me home. There was no way, and my ship was trading between USA and Mexico. So all the flights to India was not available those times. So I was feeling helpless, to say the least. 14 months is a huge time. Generally, my contract is of only 4 months, and it was like 3 times, 3.5 times of that. So again, those who are in this field, it is like an impossible task, especially in the rank of a chief officer, to spend so much, because the work responsibility is also there. There is inspections, because the flights have stopped, but the world did not stop. They still need the cargo, they still need the gas. So ships were running. You would have felt really good touching the land after 14 straight months in the water. Yes, yes, of course. Not only that, in fact, during those time, in fact, I was not even able to get off my ship because everything was banned. You cannot even come down and take a walk in the port also. So it was like you said, earthing. I felt really good. Even still now, whenever I come to land, I feel good when I see the trees, when I see some animals, when I see some different kind of people. Because in ship, it is like Big Boss. I don't know why the Big Boss people are getting paid so much, because that is our day-to-day job, to stay with those people only for 6 to 8 months, and we stay there happily without any fight or something. So maybe if I go to Big Boss, I will definitely win. So, what is a speed of a ship? Let's say you need to travel from Udaipur to Kerala. Though Udaipur does not have a port, hypothetically you need to travel from Udaipur to Kerala. How much time would it take for a ship to travel in comparison of car? What would be faster option, sir? Of course, the car will be a faster option. The ship's maximum speed as of now is 20 to 25 knots. So that will be, let's say, something between 35 to 45 kilometers per hour. And this is, I am saying, at open ocean, where the ship is at its full speed, when there is traffic and all, and also when we are nearing the land, we reduce the speed. So, as you said that when you are near the shore, you travel at a low speed. So, what are the other cares or measures to be taken when you are, sailing near the shore? When we are sailing near the shore, the depth of the ocean also reduces. So there is very big chance of the bottom of the ship getting ruptured. If we so in that case, we have something called as echo sounder. In layman terms, let's say sonar. So which sends echo to bottom, and we get Frequency back. the frequency back, and we can calculate the depth which is coming automatically to us. And we have always company policies and all to make sure that we never touch a figure which is very dangerously unsafe. Let's say 2 meters. We always keep at least 2 meters below our keel. So, did you ever travel in a ship that had a hole in it, that had a leakage in it? Uh, Unfortunately, yes, there was a case where there was waters leaking into one of my compartments in a ship. But again, these are the perils at sea. We are trained for it. So immediately we took evasive action. We took the ship to a nearby port. The leakage was in such a position that the ship had to be completely blacked out. Blacked out means total electricity was kept off, because all the generators and everything are cooled through the seawater. So the seawater line was itself having a hole. So we switched off everything. Divers went down.
the divers plugged the hole, and then welding was carried out in the hold portion, and then again we resumed back our work. Because if we had tried again, we talk about safety, that there was one more option, that without plugging the hole we could have tried welding over that line. But since it was a seawater line and welding involves electricity, and seawater being a conductor of electricity, there was chances of electrical shock. So in such situation, again, as I said, we should not take risk our lives, endanger ourselves. Instead take a safer route. Sir, what is the average lifespan of a ship? Average lifespan of a ship, let's say, is around 25 to 30 years. But as the age of the ship increases, it gets increasingly difficult to maintain it or handle it. So that is why every 5 years the ship is taken to something called as dry dock. So the ship is first navigated into this dock, then the water from that dock is pumped out. So the ship is actually sitting on land, and then all the repair jobs, all the big jobs are carried out on that ship. The ship is again painted like a new ship, and then again it is ready to sail out. So every 5 years we make sure that we carry out dry dock of a ship. So as we were discussing about lifeboats, sir, let's say because of any reason you have to go through lifeboats. How much time can you survive on a lifeboat with the food you have or all the scenarios here? So lifeboat has a fuel and food sufficient to at least make the ship जो भी है उसको एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए सर्वाइव करने के लिए उसमें खाना और पानी रहता है. पानी में भी जब हम लोग उसमें जो रेगुलेशंस है कि उसमें एक बीकर दिया जाता है, उसको खाने से आपके मोशंस भी थोड़े कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि लाइफ बोट में ऑलरेडी इट इज़ कंजेस्टेड. तो हम लोग को ऐसा एक लाइफ बोट में सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि आप 15 से 20 दिन उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. आज के डेट में विद इन 2-3 डेज हेल्प आ जाना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगता है. बट इवन इन द वर्स्ट ऑफ केसेस इतने 15-20 दिन भी उसमें इतना खाना और पानी रहता है कि हम सर्वाइव कर सके. So, as you keep traveling from continents to continents, countries to countries, so you would also cross many of the timelines and the date lines. So, sir, has it ever happened that you have missed a whole day? Means you slept on the 24th of November and you woke up the next day and you saw, oh, it's 26th of November. बिल्कुल हुआ है, ये तो रोज की बात है. जैसे It will be sad for the one who misses his or her birthday. I will tell you a funny incident. I always pull legs of my wife. मैं जब भी जनवरी मंथ में जनवरी में बर्थडे आता है तो आई ऑलवेज थ्रेटन हर कि हो सकता है कि मेरा 13 जैन बर्थडे है, कि मैं 12 जैन को शायद डेडलाइन क्रॉस करूं और डायरेक्ट 14 जनवरी को पहुंच जाऊं, एंड यू विल मिस माय बर्थडे. एंड शी बीइंग ए लेमैन, उसको थोड़ा समझने में टाइम लगा, बट नाउ शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ऑल दिस वेरी वेल. कि सो द आइडिया इज, जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो द डे हैज टू बी लाइक, अगर 12 जनवरी को हम लोग जा रहे हैं तो दैट विल बी 14 जनवरी एज सुन एज वी क्रॉस दैट डेट लाइन, एंड अपोजिट व्हेन वी क्रॉसिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो इसको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये फैक्ट है. इनफैक्ट जब हम लोग ऐसा करते हैं तो जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा भी रहे हैं तब भी हम लोग हमारे क्लॉक्स को भी घुमाते रहते हैं. जैसे लेट्स से वी आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई, तो इंडिया इज़ +5 आवर 30 मिनट्स, दुबई इज़ +4 आवर्स. तो हम लोग जैसे ही मिड अरेबियन सी में पहुंचे तो हम उनको +4:30 कर दिए, +4 किए, +3:30 किए. तो ऐसा करके हम चेंज करते रहते हैं. छोटे रूट्स पे तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट जब हम लोग इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो टाइम लाइन पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है. तो एज यू सेड, नॉट ओनली इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने पे आपका एक पूरा दिन ही गायब हो सकता है, या फिर आपका एक दिन ऐड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपना बर्थडे भी मिस कर दे. God up there would wonder, I planned something for this day. This day did not even come in his life. This did not even come in my life. Time travel is true for you. Time travel is true for me, that's correct. Sir, going back to the lifeboats topic, sir, do you have any such incidents where you or your crew members were stuck on a lifeboat and you got someone for rescuing you? That should not happen actually. Luckily no. And this is a very sad and rare incident. अगर ऐसा होता भी है तो कहावत है, शिप इज़ योर सेफेस्ट लाइफ बोट. हम लोग अपना शिप को कभी नहीं छोड़ते अनलेस कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है. तो शिप से ज़्यादा अच्छा लाइफ बोट कुछ भी नहीं है. लेट से लाइफ बोट में जाने की ज़रूरत कब पड़ सकती है कि जो बहुत कॉमन होता है, इंजन रूम फायर. इंजन रूम में इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसमें फायर हो जाता है तो बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो सकता है. बहुत लोगों की जानें भी गई हैं. तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को अबंडन करना पड़ा है. अबंडन शिप का भी बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है शिपिंग इंडस्ट्री में कि इट विल बी ओनली थ्रू द वर्बल ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन. तो देन एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन लाइफ बोट पे जाया जाएगा एंड तभी शिप को छोड़ा जाएगा. बट
हम लोग लाइफ बोट के ड्रिल्स जरूर करते हैं। ड्रिल्स में हम लोग एवरी 3 मंथली लाइफ बोट को एक प्रॉपर सिनेरियो की तरह उतारते हैं, उसको सही में चला के शिप से दूर जाते हैं और वापस आते हैं। तो वो मैंने एवरी 3 मंथली शायद लाइफ में बहुत बार ऑलरेडी कर लिया है कि लाइफ बोट का जो ड्रिल होता है कि एक्चुअल सिचुएशन में क्या करना है, वो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। So it is quite scary that when you are boarding on your ship, you see lifeboats hanging out. You already know that there are chances of me not coming. You somehow leave your life at the shore and fetch it back when you get on the shore. सेम सिचुएशन मुझे इंडिया में रोड क्रॉस करते हुए भी लगता है कि True. आई एम लिविंग माई लाइफ हियर। सलमान ऐसा खान कुछ के नहीं लिए है। anytime. अपना डेंजर्स इज एवरीवेयर, यही मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, डेंजर तो हर जगह पे है। अपने स्किल्स को मजबूत करना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर लाइफ बोट हैंग कर रहा है तो वो मेरे हेल्प के लिए, वो मुझे डराने के लिए नहीं है। और मेरी जिम्मेदारी है एज ए चीफ और एज ए कैप्टन कि मैं लोगों को ट्रेन करूँ एज ए इन ए शिप। किसी को डर लग रहा है तो उनको कॉन्फिडेंस दिलाऊं कि ये लाइफ बोट हमारा दोस्त है, कोई डरने की चीज़ नहीं है। Sir, are ships well maintained in the ocean? दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, दैट इज़ वाई अगर आप कोई भी सी शेप या बोर्ड भी देखेंगे जो कि नॉट सो वेल मेंटेन्ड है, जो कि नॉट एज पर, तो आपको जंग खाया हुआ दिखेगा बहुत ज़्यादा। बट जो कि मैं बोला, जो इंटरनेशनल लाइन्स है, शिपिंग कार्गो शिप्स है, दोज आर रनिंग फॉर 25-30 साल तक उनको चलाना है, तो दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड। क्रू होता है तो मेन जॉब ही क्रू का ये रहता है कि डेक का मेंटेनेंस, शिप का मेंटेनेंस। तो जो भी रस्ट होता है वे मेक श्योर कि उसको चेपिंग, पेंटिंग, प्राइमरिंग करते हैं हम लोग। एंड वो जितना हो सके हम रस्ट को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। एक बार रस्ट कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि वही मेन चैलेंज है, कोरोसिव इन्वायरमेंट है, सी है, तो रस्ट पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम लोग वही करते हैं, मैं मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि रस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल रहे, और दैट्स हाउ वी मेंटेन आवर शिप। How can a person become a merchant navy officer, sir? टू बिकम ए मर्चेंट नेवी ऑफिसर ड्यूरिंग माई टाइम, जब हम लोग बने थे तब थ्रू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के थ्रू एग्जाम्स हुआ करते थे, जिसका ऑल इंडिया एग्जाम के बेसिस पे हमको कॉलेजेस अलॉट होते थे। एंड देन हम लोग को एक कोर्स होता है विच इज़ कॉल्ड बीएससी नॉटिकल साइंस। उसके थ्रू 1 ईयर में हमारी शोर ट्रेनिंग होती थी और 18 मंथ्स एट सी ट्रेनिंग होती थी। एंड देन उसके बाद हमारा समथिंग कॉल्ड एज मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट्स के एग्जाम होते हैं, जो कि हमको हमारे लाइसेंस देते हैं, जो कि मैं आपको बोला, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, उस सारे रैंक्स के लिए हमारे एग्जाम्स होते हैं। बट उसका ऐसा नहीं कि एक ही बार में करना है। आपने 3rd ऑफिसर का रैंक किया, उसमें 18 मंथ सेल किए, देन यू आर एलिजिबल फॉर 2nd ऑफिसर, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम किए। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर सी टाइम। आपने इस रैंक पे इतना काम किया है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट रैंक। एज ऑफ नाउ इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, विच इज़ ऑल्सो एन ऑल इंडिया एग्जाम, और उसके थ्रू एंट्रेंस होता है। तो अगेन इफ़ यू गूगल इट, यू विल गेट द एंटायर प्रोसीजर, द फॉर्म, द प्रोसेस फॉर एंट्रिंग, एंड देन उसके बाद कॉलेजेस है, एंड देन उसके जो मैं प्रोसीजर बोला ऑलमोस्ट सेम है कि 1 ईयर एट शोर ट्रेनिंग, 18 मंथ्स एट सी ट्रेनिंग, एंड देन रैंक बाय रैंक इन द मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट। Now we are moving towards rapid fire round, sir. This is the last segment of our podcast. So the first question we have here is it dangerous to sail during daytime or nighttime? As I said, of course, night time. So, what about the food? As I strongly believe that most of the people in this field are non-vegetarian. So, can vegetarians also survive here? Yes, I have seen vegetarians survive there. There are paneers and tofus available, vegetables available, and there are certain companies who are offering special cooks for higher ranks. I know one of my friend who is a captain in a ship where the entire crew is Chinese, but the captain is Indian. So there is a dedicated chef for him, and he is a vegetarian also. So companies are taking care of all these things, and you will get all kind of cuisine. Even if you are a vegetarian, it is possible to easily survive there, and there are a lot of vegetarian people there. Sir, who is God for you, the ship or the sea? For me, the job is my God. Okay. Of course, that involves both the ship and the sea, and I'm very thankful that Merchant Navy gave me a good life. So what is fuel average of a ship? फ्यूल एवरेज ऑफ ए शिप, आप ये पूछना चाहते हैं कितना देती है, जो माइलेज हम पूछते हैं, तो मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही रहा था। तो लेट्स से इट ऑल डिपेंड्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द शिप। मेरा लास्ट शिप का जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड लो सल्फर फ्यूल ऑयल, तो दैट इज़ अराउंड 30 tons per day. So, what is the hottest and the coldest place that you have ever visited? Okay, so I have visited a place now in summertime. It is the hottest place I have been, and the coldest place was Vladivostok in Russia, almost touching -15 during winters.
So these are the two places I have been. So, what are the, well, as you said, in your leisure time activity, you love watching movies. So, can you give some movie suggestions to us which are very close to reality, like in comparison with shipping industry? So that we can also experience, Experience that what you see. experience. I think everybody must watch Captain Phillips. It's a very realistic movie based on a real incident. I would suggest watching some documentaries of how pollution can affect seas, based on the documentary of Exxon Valdez, based on and there is a very good case study for a cruise ship accident of Costa Concordia. So these are the few documentaries I can suggest. Movies have been very less in this field, but yeah, Captain Phillips is a very good movie. Sir, how do the saline breeze of the ocean affect your body? Saline breeze of the ocean breeze affects in hair fall, skin problems. So we make sure that we carry some very good hair products and skin products with us. Sunscreen is a must, so that we take care. And yes, it is a problem. The saline breeze is a problem. Sir, does it impact you in a positive way also? नॉट पर्टिकुलरली सलाइन ब्रीज बाकी जो एनवायरनमेंट की मैंने बात की कि जो क्लीन एनवायरनमेंट है दैट इज ए वेरी बिग